व्यू आए थे, तो इसलिए मैं ना पहले से ज़रा थोड़ा उन्हें गाइड कर रहा था कि ताकि कोई बच्चे अगर मिस हो, और ख़ास तौर पे आज तो बारिश की वजह से वैसी क्लासों में आवाम और मेरे ख्याल में आवाम कम है, तो फिर माइक की ज़रूरत ऐसा सच नहीं है। पंखे शंखे भी नहीं चल रहे, ठीक है। एसी भी नहीं चल रहे, एसी चल रहा है, ठीक है जी। जहन में ये बार बार आ रहा था कि नीचे चलते हैं, लेकिन फिर यही हुआ कि वो फिर हर दिन की अलग रूटीन है। अब एक दफ़ा इस कमरे में आ गए हैं तो पक्के होके इस कमरे की आदत बना लेते हैं। तो शुरू करें कार्रवाई। चैप्टर 1 हम लोगों ने देखा, और चैप्टर 1 ने हमें बताने की कोशिश ये की है कि ऑडिटर कौन होता है, अश्योरेंस किसे कहते हैं, रीज़नेबल एश्योरेंस, मॉडरेट एश्योरेंस में क्या फ़र्क है, ऑडिट की लिमिटेशंस क्या हैं, ऑडिट के एडवांटेजेस वगैरह क्या हैं, आईफैक आईईएसबी क्या होता है, एश्योरेंस के कंपोनेंट्स क्या हैं। फिर एक डिस्कशन शुरू हो गई कंपनीज एक्ट के ऊपर। सवाल अच्छे खासे हैं, आपने देखा है, तो कल भी आपने देखा तो वो आपने सवाल कम, लेकिन हर सवाल के अंदर पार्ट्स मिला के कोई 13-14 सिनेरियोस छोटे छोटे से आप लोगों ने कल पास पेपर डिस्कशन में भी किए। और आपको एक चीज़ समझ आ गई कि हर सवाल में एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। नॉर्मली 2 इदारे होते हैं, ऑडिटर का किसी एक इदारे से लिंक होता है, प्रॉब्लम दूसरे इदारे में होता है, फिर उन इदारों का आपस में कोई कनेक्शन होता है, तो हम उस गुत्थी को सुलझाते सुलझाते फाइनली सोल्यूशन की तरफ आते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऑडिट में सबसे ट्रिकी एरिया यही है, लेकिन चूंकि इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा हो जाती है या इसके ऊपर ज़रा तवज्जो ज़्यादा होती है, तो इसलिए ये इतना परेशान नहीं करता। मज़ीद अब आगे चलें तो अब हमारा चैप्टर 13 है। कल के दिन से रिलेटेड अगर आपके कोई 2-3 सवाल हैं तो मुझे बताएं, चैप्टर 1 से रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन। जो 1 मिलियन वाला रूल है, जी बताइए। जी, अगर एक फर्म होगी ना तो फर्म में कलेक्टिवली अप्लाई हो जाएगा। जैसे कल आप लोगों ने एक सवाल प्रैक्टिस किया होगा, वो 3,99,000 वाला। उस सवाल में प्रॉब्लम ये था, उन्होंने कहा किसी भी अकेले पार्टनर से जो अमाउंट पेंडिंग है वो कितनी है, 399, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि कलेक्टिवली सारे पार्टनर से कितनी पेंडिंग है। तो 1 मिलियन वाली अमाउंट में आप अगर कुछ पार्टनर्स ने 2 लाख रुपए देने हैं, कुछ ने 3.5 लाख देने हैं, कुछ ने इस तरह से, तो आप कलेक्टिवली उसे काउंट करके अगर वो 1 मिलियन को क्रॉस कर जाए तो आप वहाँ ये रूल सोच सकते हैं, लेकिन 90 दिन वाले में ये नहीं सोचना। एक ने 10 दिन के पैसे देने, एक ने 15 दिन के, एक ने 20 दिन के, तो उसको नहीं जोड़ना। बट अमाउंट वाले केस में चूंकि फर्म जॉइंट एंड सेवरल लायबल होती है, तो हम कहेंगे कि इस फर्म ने इस वाले इदारे के क्रेडिट कार्ड की मद में 12 लाख देने हैं, क्योंकि इसके एक पार्टनर ने 6 लाख देने, एक पार्टनर ने इतने। तो क्रेडिट कार्ड वाले रूल में आप फर्म को कलेक्टिवली काउंट कर सकते हैं, चूंकि जॉइंट एंड सेवरल लायबिलिटी होती है। जी, कल से रिलेटेड कोई और कन्फ्यूजन या सवाल? गारंटी वाले पॉइंट में क्या हो रहा है, लोन दे रहे हैं, कंपनी वाले लोन दे रहे हैं किसी XYZ को, एक शख्स ने जाके उनकी गारंटी दे दी कंपनी को, जिसने गारंटी दे दी अब उसको ऑडिटर अपॉइंट नहीं कर सकते, चाहे लोन उसने वो वाला ही क्यों ना लिया, वो जो ऑर्डिनरी कोर्स में अलाउड है। अगर गारंटी दे दी तो फिर वो इवन किसी के क्रेडिट कार्ड की गारंटी दे दी। अब क्रेडिट कार्ड में 1 मिलियन तक की लिमिट अलाउड है, लेकिन वो डायरेक्ट रूल था कि एक कंपनी ने किसी को लोन दिया हुआ है और वो 1 मिलियन से ऊपर का क्रेडिट कार्ड का वो लिमिट है या उसने आउटस्टैंडिंग किया हुआ है, तो फिर वो उसको ऑडिटर नहीं हो सकता। किसी ने क्रेडिट कार्ड का लोन लिया हुआ है और मैंने गारंटी दे दी, अब वो लोन जितना मर्जी छोटा हो, मैंने अगर गारंटी दे दी तो मैं डिस्क्वालीफाई हो जाऊँगा। हाँ, जिस कंपनी को गारंटी दी अगर उसका काम धंधा इस तरह की गारंटीज कॉमनली लेना है तो फिर कोई मसला नहीं, फिर ऑर्डिनरी कोर्स है। तो इसमें क्या होता है, लोन कोई और लेता है, हम देते हैं उसकी गारंटी, हम लोन नहीं लेते, लेकिन हम वादा करते हैं कि उसने पैसे ना दिए तो हम देंगे। तो तकरीबन हम भी मकरूज की डेफिनेशन में आ जाते हैं, और इसमें वो एक्सेप्शंस नहीं है 1 मिलियन वाली, 90 दिन वाली या इस तरह की। जी, वो कंपनी जो नॉर्मल लोगों से गारंटीज वगैरह लेती है, यही जो बैंक्स हैं, बैंक्स लोन देते हुए गारंटीज नॉर्मली वो कर रही होती हैं। फिर क्या होता है कि गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स में अक्सर ये होता है कि गवर्नमेंट उसकी गारंटी मांग रही होती है किसी बड़े बंदे से, किसी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मालिक से, किसी इस तरह के सेटअप के बंदे से। तो वो कंपनियां जिनका टिपिकल आदत है कि वो गारंटीज़ ले रहे होते हैं, तो वहाँ गारंटी देना मसला नहीं है। जी,
ऑडिटर ने ओपिनियन देनी है, बिल्कुल सही है। नॉर्मली वो शेयर होल्डर्स या मेंबर्स को सोच रहा होता है, लेकिन उसके जहन में पूरी दुनिया है, कोई भी शख्स जो भी फाइनेंशियल्स उठा के देख रहा है। बिल्कुल। डायरेक्टर शेयर होल्डर्स या मेंबर्स नहीं होते, लेकिन डायरेक्टर को शेयर होल्डर्स या मेंबर्स ने नुमाइंदा बनाया होता है कंपनी में। जी, डायरेक्टर्स ने ऑडिटर को अपॉइंट किया होता है या मेंबर्स ने ऑडिटर को अपॉइंट किया होता है कि कंपनी की अकाउंटेबिलिटी बेहतर हो। लेकिन एक प्रॉब्लम है, जब कंपनी अच्छी चल रही है या नहीं चल रही है, एक ऑडिटर देखेगा तो उसमें एक पार्टी, एक फरीक डायरेक्टर भी बन सकता है। भाई मैं एग्जांपल देता हूँ। फ़र्ज़ करें कोई वज़ीर आज़म साहब जो है एक तहकीकाती कमेटी बनाएं कि हम एक तहकीकाती कमेटी बनाते हैं कि फ़लाना मामले में कौन कौन मुलव्वस है, और मज़े की बात हो कि उस मामले में वही हेड कर रहे थे। फॉर एग्ज़ाम्पल वज़ीर आज़म एक तहकीकाती कमेटी बनाए कि जी फ़लाना दिन के वाक़यात में कौन कौन मुलव्वस है, और फॉर एग्ज़ाम्पल आपके जहन में हो कि वो वज़ीर आज़म ही उसमें मुलव्वस थे। अब अगर एक तहकीकाती कमेटी बनेगी तो फिर क्या होगा, वो बाइस्ड हो जाएगी, क्योंकि तहकीकाती कमेटी जिनको रिपोर्ट कर रही है वो खुद उसमें इन्वॉल्व हैं। अब कहने का मतलब है कि अगर एक डायरेक्टर के ज़िम्मे है कि आपने कंपनी की गवर्नेंस को देखना है, और एक ऑडिटर के ज़िम्मे है कि आपने बताना है गवर्नेंस अच्छी थी या नहीं थी, तो कहीं ना कहीं जिस पे इल्ज़ाम लग रहा है उनमें से एक बंदा डायरेक्टर भी है। तो अगर डायरेक्टर ही ऑडिटर बन के आ जाए तो कभी भी वो एरिया जो डायरेक्टर की डोमेन में आते थे उसके अंदर परफॉर्मेंस खराब नहीं बताएगा। तो इससे क्या होगा, ऑडिटर की इंडिपेंडेंस सेट हो जाएगी। अगर एक डायरेक्टर ही ऑडिटर बन गया तो वो एरिया जो उसके हदूद में आते थे वो उसके अंदर एरर्स नहीं ढूंढेगा, दूसरी जगह एरर्स ढूंढेगा, तो वो इंडिपेंडेंट नहीं रहेगा। असल में इसका एक सॉल्यूशन होता है, लेकिन हमारे लेवल पे इतना एक्सप्लेन नहीं होता। डायरेक्टर्स क्या करते हैं, डायरेक्टर्स को एक कमेटी बनानी होती है जिसका नाम होता है ऑडिट कमेटी। इस कमेटी में वो लोग नहीं होते जो हर वक्त कंपनी में डायरेक्टर होते हैं, नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स होते हैं, वो नहीं जो सिर्फ मीटिंग्स अटेंड करते हैं। तो लॉ ने हमें बताया है कि आपने वो वाले जो नॉन एग्जेक्टिव बाहर से आते हैं उनकी कमेटी बनानी है। वो कमेटी ऑडिटर से डील करेगी और वो कमेटी ऑडिट के प्रोसेस को देखेगी। उस कमेटी का नाम होता है ऑडिट कमेटी। तो जब ऑडिटर उनसे डील करता है तो उनका उतना बड़ा इंटरेस्ट नहीं होता जितना बड़ा इंटरेस्ट किसी फुल टाइम एम्प्लॉय डायरेक्टर का होता है जो कंपनी में बैठा होता है। तो फुल टाइम बैठे होते हैं वो सम हाउ मैनेजमेंट में भी शुमार हो रहे होते हैं। तो जब हम कहते हैं ना दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस, तो हम उसको फर्दर एक्सप्लेन नहीं करते कि दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस कौन। दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस का मतलब है इदारे के चलाने वाले, इदारे के नाम पे जो लोग उसके कंट्रोल कर रहे हैं। तो दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस का असल मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं होता, इसका मतलब होता है ऑडिट कमेटी। ऑडिटर उनको जाके बताता है कि देखें जी आपके इदारे में ऐसा हो रहा है, उनको पेन होता है इस चीज़ का कि हमारे इदारे में ऐसा क्यों हो रहा है, और उनका इतना ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं होता, तो वो एक अच्छी इंडिपेंडेंट ऑडिट कमेटी बन जाती है। इसमें लास्ट एक, और ये बाकी लास्ट ही होना चाहिए क्योंकि हमने तो वो 2-3 सवाल लेने थे और आगे जाना है। जी 3 पार्टीज हैं, एक प्रैक्टिशनर, एक रिस्पॉन्सिबल पार्टी और एक ठीक है। जी अब सवाल ये है कि ऑडिटर जो ओपिनियन दे रहा है वो किसको दे रहा है, हम कहते हैं इंटेंडेड यूजर्स के लिए दे रहा है, बट उस इंफॉर्मेशन के जो ऑडिटर दे रहा है यूजर सभी हैं, रिस्पॉन्सिबल पार्टी भी एक यूजर है। भाई एक इदारे के बारे में रिपोर्ट दी किसी XYZ को, तो वो इदारा भी सोचेगा कि यार मुझे भी तो बताओ कि इस रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है। भाई एक शख्स ने, एक ऑडिट फर्म ने आके हमें देखना था कि क्या हम इस काबिल हैं कि हम ICAP के RET बन सकें, और ICAP को रिपोर्ट देनी थी। तो असल यूज़र था उसका ICAP, लेकिन हम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे कि लिखा क्या उस रिपोर्ट में, हमें भी तो पता लगे। हम असल यूज़र नहीं है उसके, हम मुखातिब भी नहीं है उस रिपोर्ट के। वो रिपोर्ट उसने ICAP के नाम पे बनाई है, उसने ICAP को रिपोर्ट लिख के दी कि SBI वाले लोग अच्छे लोग हैं, हम इनसे अक्सर क्लासें पढ़ते रहते हैं, और जो है हमारा इनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगर ताल्लुक़ है तो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में। असल में ऑडिटर में एक स्टूडेंट भी निकल आया। हमने बड़ी कोशिश की, बहुत ही इंडिपेंडेंट ऑडिटर आए कि जो हमारा दूर दूर तक ताल्लुक़ ना हो। उन्होंने जिस बंदे को यहाँ भेजा वो अपना स्टूडेंट निकल आया, ऊपर से उसने आसपास में किसी फाइनल भी पढ़ना था। अब ऑब्वियसली क्या होगा कि ऑडिटर की इंडिपेंडेंस मुतासिर होगी। तो मैंने उसको कहा भाई आपने
कत्ता ताल्लुक इसके, क्या आपसे हमारा कोई ताल्लुक है? आपने अगर कोई एडमिशन लेना है, आपका एडमिशन हम पहले से प्रोसेस करके साइड पे रख देते हैं, वो एडमिशन को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप जितनी मर्जी एडवर्स रिपोर्ट दे दो, लेकिन आपने इंडिपेंडेंटली चलना है। मैंने इतनी एहतियात की, इतना इंडिपेंडेंट रखा प्रोसेस को कि बहुत ही लेट हो गया, 1.25 महीने तक प्रोसेस ही चलता रहा। ऊपर से जो ऑडिट फर्म के बड़े थे उन्होंने कहा अब्दी साहब के कॉलेज का ऑडिट हो रहा है, तो ये तो मुंह फाड़ के क्लास में बोल देंगे कि ऑडिटर तो मजाक करते हैं, कुछ भी नहीं काम करते, इस तरह से। उन्होंने फिर किया भी सही वाला ऑडिट, ऐसा जालिम किस्म का ऑडिट हुआ। तो हमारा वो हैंड्स ऑन कोर्स के सर्टिफिकेट भी बड़े अरसे तक ICAP में पेंडिंग रहे, ये RIT का सर्टिफिकेट भी। तो कहने का मतलब है कि ऑडिटर की इंडिपेंडेंस जो है वो हिट हो जाएगी अगर उसका ताल्लुक हो। वो यूज़र को रिपोर्ट दे रहा है, लेकिन उस रिपोर्ट के यूज़र ये लोग भी हो सकते हैं, रिस्पॉन्सिबल पार्टी भी उसको ज़रूर देख सकती है। अब दामन वक्त में ज़रा गुंजाइश का में हम आगे चलते हैं। हम बात करने लगे हैं एथिक्स की, कोड ऑफ एथिक्स की। चैप्टर 13 इज ऑल अबाउट प्रोफेशनल एथिक्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट। बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, बीइंग अ प्रोफेशनल, या बीइंग अ प्रपोज्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट, या बीइंग अ फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट, आप सब FCAs हैं, फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ठीक है। तो जब आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, जैसे हम सब मुसलमान बनना चाहते हैं लेकिन मुसलमानों वाले काम नहीं करना चाहते, सब जन्नत में जाना चाहते हैं लेकिन नेकी नहीं करना चाहते, ठीक है। हम अपनी अपनी पसंद की इस्लामिक पर्सनैलिटीज़ को पसंद करते हैं, उनके बारे में बात करते हैं, लेकिन उन जैसा नहीं बनना चाहते। तो इसी तरह से अगर आप चाहते हैं आप अच्छे मुसलमान बने, तो जो अच्छे मुसलमान हैं उनकी बातें माने। आप चाहते हैं, आप किसी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, किसी रिलीजियस पर्सनैलिटी पे आपका बड़ा अकीदा है, चाहे वो आपकी डोमेस्टिक हो या किसी भी लेवल पे हो, तो आपको सबसे पहले ये कहते हैं कि ये मत कहो कि वो बहुत अच्छे हैं, ये कहो कि तुमने उसको कितना फॉलो किया। हम बार बार कहते रहेंगे जी हमारे नबी तो बहुत अच्छे, और अपने नबी की बताई हुई बात बिल्कुल भी ना माने, लेकिन ये कहेंगे नबी बड़े अच्छे, मुझे तो बड़ी मोहब्बत है। तो शायद दुनिया वाले कहेंगे ये कौन सी मोहब्बत है कि नबी को अच्छा कह रहे हो लेकिन नबी की बात नहीं सुन रहे। तो जब मैं कहता हूँ कि मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, जब आप चाहते हैं कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बने, तो फिर आपको ये पता होना चाहिए ना कि ये क्या कहते हैं, कि अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट किसे कहते हैं। तो जब आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है तो ICAP आपको सिखाएगा कि फॉर बिकमिंग अ गुड चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको फिर कुछ अच्छे ऐसे अमल करने होंगे जो अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स में होते हैं। तो वो अच्छे अमल हमें कोड ऑफ एथिक्स बताता है। कोड ऑफ एथिक्स बेसिकली हमें ओवरऑल बताता है कि कुछ मिनिमम एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड्स हैं जो कि तमाम CAs को फॉलो करने होंगे। अब होता ये है कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं ना, कोड ऑफ एथिक्स ICAP ने इशू किया। ICAP ने कोड ऑफ एथिक्स को IESBA के कोड ऑफ एथिक्स से अडॉप्ट किया। IESBA ने कोड ऑफ एथिक्स अपना रिलीज़ किया दुनिया में। ICAP ने कहा क्या बात कर दिया आपने, कितना खूबसूरत कोड ऑफ एथिक्स आपने दिया है, हम अपने मुल्क में एज इट इज़ फॉलो करेंगे। तो हमने पूरा का पूरा उनका कोड ऑफ एथिक्स पाकिस्तान में अडॉप्ट कर लिया। बस वो लोग, उन्होंने कोड ऑफ एथिक्स बनाया था सारे अकाउंटेंट्स के लिए, तो वो वर्ड इस्तेमाल करते थे प्रोफेशनल अकाउंटेंट। हम लोगों ने मुल्क में जिसके लिए इस्तेमाल करना था वो था चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो हमने प्रोफेशनल अकाउंटेंट को चार्टर्ड अकाउंटेंट कह दिया। तो बीच में कोड ऑफ एथिक्स के कुछ जुमले अभी भी किताब में भी ऐसे लिखे हैं जहाँ लिखा है प्रोफेशनल अकाउंटेंट इज़ रिक्वायर्ड। तो बंदा सोचता है ये कौन सा वाला अकाउंटेंट आ गया, हम तो चार्टर्ड अकाउंटेंट की बात कर रहे थे। तो IESBA का कोड ऑफ एथिक्स एज इट इज़ अडॉप्ट किया ICAP ने, और ICAP उसको फॉलो कर रहा है। ये कोड ऑफ एथिक्स मानता है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट दो किस्मों के होते हैं, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस होता है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट इन बिजनेस होता है। ये समझना बड़ा ज़रूरी है FR2 और ऑडिट के मिजाज को समझने के लिए। चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस का मतलब है वो शख्स जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, वो शख्स जो ऑडिट कर रहा है, वो शख्स जो रिव्यू कर रहा है, वो शख्स जो इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। यानी कि वो बंदा जो कि एक फर्म बना के बैठा हुआ है और उसका ऑडियंस बहुत सारे सैकड़ों हज़ारों लोग हैं, और कोई भी बंदा आके उससे कहेगा कि मुझे तुमसे प्रोफेशनल सर्विस चाहिए, मुझे तुमसे ऑडिट चाहिए, मुझे तुमसे रिव्यू चाहिए, मुझे तुमसे एग्रीड अपॉन प्रोसीजर चाहिए, मुझे तुमसे इस तरह की सर्विस चाहिए, तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट जो एक इस कारोबार में है कि उसने सबको सर्विस प्रोवाइड करनी है, जो एम्प्लॉई नहीं है किसी का, जो एक इंडिपेंडेंट बिजनेस है, जो कंसल्टेंसी और मुख्तलिफ तरह की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट कहलाएगा चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस। तो जितने भी लोग फर्म रजिस्टर करा के बैठे हैं, जितने भी लोग उन फर्म्स में काम कर रहे हैं, वो तमाम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को हम कहेंगे वो हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस। इन चार्टर्ड अकाउंटेंट ने सब कुछ सोचना होता है उन क्लाइंट्स के तनाजुर में। फिर एक दूसरी तरह के चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, उनको हम कहते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट इन बिजनेस। जो चार्टर्ड अकाउंटेंट कहीं नौकरी कर रहा है,
कहीं अकाउंटिंग की नौकरी कर रहा है, कहीं टैक्स की नौकरी कर रहा है, कहीं इवन पढ़ा रहा है, किसी भी जगह जॉब कर रहा है या अपना कारोबार कर रहा है। तो जो भी बंदा किसी जॉब में है, फॉर एग्जांपल एक सीएफओ एक जगह काम कर रहा है, तो उससे सीनियर एक डायरेक्टर फाइनेंस होगा, उससे ऊपर इदारे का जो ओवरऑल हेड्स होंगे वो सारे लोग होंगे। आप मैनेजर अकाउंट्स हैं तो आपके ऊपर सीएफओ भी होगा, सीएफओ से ऊपर और लोग होंगे। तो जो एम्प्लॉयमेंट में है उसने फिर ये नहीं देखना कि क्लाइंट्स क्या कहते हैं, उसने देखना है मेरा एम्प्लॉयर क्या कहता है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट इन बिजनेस का मतलब है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट जो नौकरी कर रहा है उसने कोड ऑफ एथिक्स को अप्लाई करना है नौकरी के तनाजुर में, कि मेरे से ऊपर जो बॉस मुझे ऐसे कहे तो मैंने मानना है, ऐसे कहे तो नहीं मानना, मैंने अपने कोलीग्स के साथ क्या रिलेशन रखना है, मेरा अपना इदारे के साथ क्या रिलेशन होना चाहिए। FR2 में जिस चार्टर्ड अकाउंटेंट का आप जिक्र करते हैं वो चार्टर्ड अकाउंटेंट इन बिजनेस है। आप यही टॉपिक FR2 में भी पढ़ते हैं और यही टॉपिक यहाँ पढ़ते हैं, दोनों जगह मिजाज का फ़र्क है। वहाँ नौकरी करता हुआ चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो आप उसको एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन और उस कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, तो वहाँ सवाल भी उस तरह के कॉन्टेक्स्ट में आते हैं। इस पेपर में, ऑडिट के पेपर में, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट को सोचते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस के कॉन्टेक्स्ट में। चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस कौन है? जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, जो कि ऑडिट कर रहा है, रिव्यू कर रहा है, मुख्तलिफ तरह की असाइनमेंट्स करके दे रहा है। तो हमने थ्रू आउट इस चैप्टर में एक मिजाज रखना है कि वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एम्प्लॉई वाला चार्टर्ड अकाउंटेंट, वी आर टॉकिंग अबाउट वो सर्विस प्रोवाइडर जो दुनिया को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो हमने थ्रू आउट सारे सिनेरियोज को उस कॉन्टेक्स्ट में देखना है। अगर एक मैनेजर है चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म में तो वो एक वक्त में चार्टर्ड अकाउंटेंट इन बिजनेस थोड़ा सा है क्योंकि वो एक फर्म के अंदर नौकरी कर रहा है, लेकिन मोर ऑफ उसने किसका कंसर्न देखना है? क्लाइंट्स। तो इस पेपर में हमारे लिए क्लाइंट इंपॉर्टेंट है और FR2 में हमारे लिए एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट होती है। तो हम ये कहते हैं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट जब पब्लिक इंटरेस्ट में काम कर रहा है, मैं अपने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट की बात कर रहा हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस पब्लिक इंटरेस्ट में काम कर रहे हैं, आपके एक एक साइन की काफ़ी कीमत है, आपकी एक एक, देखिए ना, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म ने साइन करके ICAP को भेजा और ICAP ने हमें इजाज़त दे दी कि तुम लोग रजिस्टर्ड इदारा चला लो एजुकेशन का। इसका मतलब है उसके साइन में इतनी पावर है कि ICAP को यकीन हो गया कि ये अच्छे लोग हैं और ये सही काम कर रहे होंगे। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट के साइन पे लोग भरोसा करते हैं। तो फिर ये कोड ऑफ एथिक्स हमें बताएगा कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट में होने चाहिए। जब हम फंडामेंटल प्रिंसिपल्स की बात करते हैं तो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं 5। ये फंडामेंटल प्रिंसिपल्स दोनों तरह के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पे अप्लाई करते हैं, लेकिन हमने ज़्यादा सोचना है इसको क्लाइंट्स के कॉन्टेक्स्ट में। फिर जब कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क सेकंड वाला एरिया आएगा उसको हम थ्रू आउट सिर्फ सोचेंगे चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस के कॉन्टेक्स्ट में। अगर हम 5 चीज़ों की बात करें, वही वाली बात है कि अच्छा मुसलमान बनना है तो फिर वो काम करें जो अच्छे मुसलमानों को करने चाहिए, नबी को चाहना है तो फिर वो काम करें जो नबी ने हमें बताए, अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है तो फिर वो काम फॉलो करें जो अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट की फीचर्स बताए जा रहे हैं। तो कोड ऑफ एथिक्स कहता है कि 5 खसूसियात हैं एक अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट की। एक अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट में 5 प्रिंसिपल्स, वो 5 कवानीन, 5 रूल्स को फॉलो करता है, 5 चीज़ों को फॉलो करता है। तो वो 5 चीज़ें क्या हैं? इसमें सबसे एंड पे इंटेग्रिटी पे आते हैं। इस पर मैं थोड़ा सा जज्बाती हो सकता हूँ, मैं टाइम के हिसाब से उतना ही जज्बाती हूँगा जितना दामन वक्त में गुंजाइश होगी, इसको मैं छोड़ दूँ। ऑब्जेक्टिविटी, चार्टर्ड अकाउंटेंट में ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिविटी इज़ मकसदियत होनी चाहिए। आपको किसी ने कहा हमारा ऑडिट करो, अब आप वहाँ ऑडिट करने पहुँचेंगे तो आप इस चीज़ पे परेशान नहीं होंगे कि इनकी इन्वेंट्री की काउंटिंग के प्रोसेस इतने अच्छे नहीं है और कल को इनकी इन्वेंट्री अगर सॉफ्टवेयर में डली हो तो बड़ा ज़बरदस्त हो जाएगा, तो क्यों ना मैं इनको बताऊँ कि आपकी इन्वेंट्री अगर सॉफ्टवेयर में डल जाए तो मज़ा आ जाए। भाई आप ऑडिट करने गए हो, आपका मेन काम क्या है? ऑडिट करना है। हाँ, उस दौरान आपको प्रॉब्लम नज़र आई आप उन्हें बता दो, लेकिन आपका फोकस क्या होना चाहिए? ऑडिट। ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। चार्टर्ड अकाउंटेंट में ऑब्जेक्टिविटी हो, मकसदियत हो। आपने अपने काम को समझना है और अपनी प्रोफेशनल बिजनेस जजमेंट को बायस नहीं होने देना। किसी भी जगह कोई झुकाव, कोई लालच, कोई इस तरह की चीज़ आपको आपके मेन मकसद से डगमगा ना दे। फॉर एग्जांपल, मैं अगर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और मेरा मकसद है आपको पढ़ाना, और मैं क्लास में आके और 10 दिन तक तकरीर करता रहूँ कि PTI ने पाकिस्तान का मुस्तकबिल बदलने की कैसे कोशिश की, तो एक आध दिन तो आप सुनेंगे, 2 दिन सुनेंगे, फिर आप कहेंगे कि सर आपका मेन काम था, आपने हमें सिलेबस ख़त्म कराना था। जैसा भी मैंने कहा कि बीच में मैं जज्बाती हो जाऊंगा, लेकिन फिर वक्त को देख के मुझे अपनी जज्बातियत को समेटना पड़ेगा और फिर अपने मकसद पे वापस आना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिविटी इज चार्टर्ड अकाउंटेंट शुड नो कि वो क्या कर रहा है और वो काम करने में अच्छे तरीके से काम करे। वो ऑब्जेक्टिव हो, वो पर्पज़ ओरिएंटेड हो, वो सब्जेक्टिव ना हो। सब्जेक्टिव होता है कि मुख्तलिफ चीज़ों की वजह से, मुख्तलिफ सोच की वजह से वो काम सही नहीं कर रहा। ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि जो उसका पर्पज़ है उसे नज़र आ रहा हो।
तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट में ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, उसे पता हो कि मेरा पर्पस क्या है, और कोई अट्रैक्शन, कोई और चीज़, कोई भी चीज़ उसको उसकी प्रोफेशनल या बिजनेस जजमेंट से ना रोके। ये बात समझ आ रही है? आप स्टूडेंट्स हैं, आपका मेन काम घर वालों को दही ला के देना नहीं है। आपका मेन काम अपने बड़े भाई की शादी में भंगड़े डालना नहीं है, ठीक है? आपका मेन काम जो है वो अपने हॉस्टल मेट्स की गुर्बत के दिनों में उनकी मदद करना नहीं है। आप ये सारे काम करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप पेपर पास नहीं करते तो इंतहाई थकी हुई बात है। आप 400 बहुत अच्छे काम करें, आप जनाब सैलाब ज़दगान की मदद करने निकल जाएं, आप भूखों को खाना खिला रहे हो, सब कुछ अच्छा कर रहे हो, और पेपर आपका फेल हो जाए तो घर वाले कहेंगे बेटा तुमने 6 महीने ज़ाया कर दिए। आप कहेंगे देखिए तो सही मैंने क्या क्या किया। वो कहेंगे जो किया तुम्हारा काम ही नहीं था, तुम अलग से करो, हमें कोई मसला नहीं, तुम शौक से करो, तुम सवाब के लिए करो, ज़बरदस्त। तुम्हारा मेन काम क्या है? पेपर पास करो। तो आपका जो मेन ऑब्जेक्टिव पेपर पास करना है, तो आप ज़िंदगी में जो मर्ज़ी करें, जो मर्ज़ी हंसें, खेलें, कूदें, फ़न टाइम करें, पार्टीज़ करें। अगर आपके पेपर क्लियर हो रहे हैं तो शायद आपके घर वालों को कोई दुख नहीं है, लेकिन अगर पेपर क्लियर नहीं हो रहा तो फिर दुख है। तो ऑब्जेक्टिविटी समझ आ रही है? जो आपका मेन मकसद है, आपने अपनी मकसदियत पे रहना है। इर्द गिर्द की कोई ऐसी अट्रैक्शन आपको मेन मकसद से ना हटा दे। आप मेन मकसद में आप पढ़ने बैठे हुए हैं और अचानक से दोस्त कहते हैं हम फिल्म देखने जा रहे हैं, और आपको पता है कि फिल्म देख के मज़ा आता है, और पढ़ते हुए कभी भी मज़ा नहीं आता, तो वो फिल्म देखने जा रहे हैं, तो ये एक अट्रैक्शन हुई जो आपको अपने मेन मकसद से हटा रही है। आपने ऐसा नहीं करना। तो ऑब्जेक्टिविटी इज मेन पर्पस पे ओरिएंटेड रहना है। अब चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस अगर ऑडिट करने गया है तो उसने ऑडिटर बन के सोचना है। अगर अकाउंटेंट बन के गया है तो ऑडिटर बन के नहीं सोचना, फिर अकाउंटेंट वाले काम करना है। अगर वो इंटरनल ऑडिटर है तो खामखा अपने अंदर से एक्सटर्नल ऑडिटर नहीं निकाल लेना। जो पर्पज़ है, आपने पर्पज़ स्पेसिफिक रहना है, बाइस्ड नहीं होना, और अपने इर्द गिर्द किसी अट्रैक्शन को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। ये जितने भी आपके थ्रेट हैं, जितने भी मसले हैं, ये आपकी ऑब्जेक्टिविटी को हिट कर देते हैं। तो एक चीज़ ज़रूरी है कि आपको मकसद का पता होना चाहिए और उस मकसद पे फोकस रहें। देन प्रोफेशनल कंपिटेंस और ड्यू केयर। चार्टर्ड अकाउंटेंट वो काम करे जो उसको आता हो। चार्टर्ड अकाउंटेंट में प्रोफेशनल कंपिटेंस होनी चाहिए। अगर वो एक जगह टैक्स का काम कर रहा है, उसको किसी ने नौकरी दी है तुम टैक्स का काम करो, उसे टैक्स नहीं आता, उसे नौकरी एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए। अगर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट कहता है कि मैं टैक्स की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूं, तो फॉर श्योर उसे टैक्स के बारे में इतना आना चाहिए कि वो लोगों को गाइड कर सके। तो आपने हर वो काम करना है जो आपकी कंपिटेंस है, और अगर एक चीज़ आपकी कंपिटेंस नहीं है तो या तो वो काम नहीं करना, या उसकी कंपिटेंस को सीख लेना है, या कम से कम अपनी टीम में ऐड कर लेना है। आपको आईटी नहीं आती, लेकिन आपने टीम में एक ऐसा मैनेजर ले आया जिसको आईटी बड़ी ज़बरदस्त आती है, और आपकी फर्म एज अ होल कंपिटेंट हो गई। तो कंपिटेंस एक्वायर भी की जा सकती है, कंपिटेंस सीखी भी जा सकती है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट ने प्रोफेशनली कंपिटेंट होना है, जो काम उसे आता है बस वो करना है, उसके अलावा बाकी काम नहीं करना है। और बाकी काम अगर करने हैं तो उनको पहले सीखना है अच्छे तरीके से, और फिर उसको प्रॉपर तरीके से परफॉर्म करना है। उसने ड्यू केयर से काम करना है। ड्यू केयर का तर्जुमा अपनी ड्यू की बोतल की केयर करनी है, ये तो नहीं है ना। तो कह दें कि केयर से काम करना है, ये ड्यू केयर क्या है? जिस चीज़ पे जितनी केयर देनी वाजिब है उस पे उतनी केयर दी जाए। आप ये देखिए कि मैं पहले दिन चीख चला के कह रहा हूँ कि चैप्टर 14 बड़ा अहम है और चैप्टर 3 बड़ा अहम है। रेगुलर क्लास में चैप्टर 14 हम क्लास के बीच में करते हैं और 1 महीने तक चैप्टर 14 करते रहते हैं। हम सेशन एंड पे वो चैप्टर जो सबसे एंड पे सबसे ज़्यादा हमारा तवज्जो रिक्वायर कर रहा है हम उसको करते हैं, और एंड पे लोग जोश में होते हैं, छुट्टियाँ भी कम कर रहे होते हैं और वो पढ़ना चाहते हैं, तो वो चैप्टर 3 को कवर करते हैं। फिर क्रैश कोर्स में हमारे पास जितना मर्जी कम टाइम था, हमने कहा भाई ये 2 चैप्टर बड़े अहम हैं, तो उन 2 चैप्टर्स पे अलग से 4-4 घंटे के सेशन रख दिए। क्यों? ड्यू केयर। जिस चीज़ को जितनी केयर देनी बनती है उसको उतनी केयर दी जाए। जिस टॉपिक को ज़्यादा वजाहत चाहिए होगी वो ज़्यादा वजाहत से दें, जिसको तो ड्यू केयर इज जो चार्टर्ड अकाउंटेंट जब प्रैक्टिस में है तो उसे पता होना चाहिए कि मैंने कौन से काम को कितने ध्यान से करना है, अच्छी डिलीजेंस दिखाए और जिस चीज़ पे जितनी रिक्वायर्ड हो उतनी एफर्ट करे। तो अगर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट इन सारी चीज़ों को प्रॉपर तरीके से फॉलो कर रहा है तो फिर हम कहेंगे कि येस दिस इज़ द टाइम कि उसने ड्यू केयर दिखाई। कंपिटेंस एक्वायर भी करते हैं, आप मेंटेन भी करते हैं, और सम टाइम क्या होता है कि हमारा जो आईकैप का सिस्टम है वो आपकी कंपिटेंस को इम्प्रूव रखने की कोशिश भी करता है। वो कैसे कोशिश करते हैं? CPD, कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट।
वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को बाउंड कर देते हैं। वो कहते हैं हर चार्टर्ड अकाउंटेंट ने औसतन हर साल कम से कम 40 आवर्स अपनी प्रोफेशनल डेवलपमेंट को देने हैं। जो वो नौकरी कर रहा है वो उसे काउंट नहीं करेंगे, जो वो काम धंधा कर रहा है उसे काउंट नहीं करेंगे। वो कहेंगे इस नॉर्मल काम से हटके कम से कम 40 आवर्स ऐसे होने चाहिए जिसमें तुम साबित करो कि तुमने कुछ सीखा। फिर आईकेएफ को रिपोर्ट करना होता है कि हमने ये सेमिनार अटेंड किया, उसकी रसीद देनी होती है, हमने ये चीज़ अटेंड की, हमने ये एक एक्स्ट्रा आर्टिकल लिखा, हमने इस तरह से किया। यानी कि वो चाहते हैं कि लोग अपने आप को अप टू डेट रखें। अगर ये 40 आवर्स आप औसतन पूरे नहीं करते तो वो आपको जो ACA या FCA का टाइटल आपके साथ लगा हुआ है वो उतने अरसे के लिए छीन लेंगे। यानी टू राइट योर सेल्फ एन ACA और FCA आपको एक तो आपने सालाना फीस दी हुई हो आईकेएफ की, और दूसरा आपके CPD के आवर्स पूरे होने चाहिए। यानी उन्होंने अगर वो कह देते ना हाँ भाई सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट आप लोग लाजमी अपने आप को अपडेट करना, सारे कहते जी सर अपने आप को अपडेट रखेंगे, कोई भी ना करता। जब ये कह दिया कि तुम्हारा टाइटल छीन लिया जाएगा तो अब सबको टेंशन पड़ी हुई होगी कि नहीं हमने अपनी कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट करनी है। फिर आईकेएफ क्या करता है, सेमिनार्स कराता है, कुछ अपने पास कोर्स कराता है, कोई नया स्टैंडर्ड आया उस पर सेशन करा देगा, कोई नया लॉ आया उसके ऊपर सेशन करा देगा। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट अटेंड करेंगे और अपनी अपनी स्किल्स को पॉलिश करेंगे। तो कंपिटेंस एक्वायर ही नहीं करना, आपने मेंटेन भी रखना और साथ साथ उसे पॉलिश करते रहना है। तो CPD इज अ वंडरफुल एक्टिविटी फॉर दैट। देन बात करते हैं प्रोफेशनल बिहेवियर की। प्रोफेशनल बिहेवियर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर मेंट टू बी प्रोफेशनल। उनका बिहेवियर, उनका एटीट्यूड, उनका अटायर, उनकी लुक प्रोफेशनल होनी चाहिए। चार्टर्ड अकाउंटेंट की अगर किसी क्लाइंट से इख्तिलाफ राय है तो उसका ये मतलब नहीं कि आप जाके उसे 2 चपेड़ें करा दें। आप प्रोफेशनल आदमी हैं, आप प्रोफेशनल तरीके से कहेंगे कि भाई आपने गलत बात की, ऐसे नहीं होनी चाहिए थी। आप प्रोफेशनल राइटिंग वाले तरीके से आएंगे, आप किसी भी जगह नॉन प्रोफेशनल होने की कोशिश नहीं करेंगे। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट का बिहेवियर प्रोफेशनल होना चाहिए, वो स्टैंडर्ड्स को फॉलो करे, डिसेंसी को फॉलो करे। वो कहते हैं कि आपने इदारे की इमेज पे आंच नहीं आने देनी कि लोग कहें यार किस किस्म के चार्टर्ड अकाउंटेंट आ रहे हैं। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट शुड बी प्रोफेशनल एंड शुड लुक प्रोफेशनल। सिर्फ प्रोफेशनल होना काफ़ी नहीं है, आपको अपीयरेंस भी प्रोफेशनल देनी है। अब प्रोफेशनल अपीयरेंस किसे कहते हैं? टाई लगाने को प्रोफेशनल अपीयरेंस कहते हैं कि आप जिस तरह के काम में, उस काम के अंदर आपकी अपीयरेंस उस काम के मुताबिक हो। अगर फॉर एग्जांपल मैं एक सेमिनार दे रहा हूँ और इंटरनेशनली कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आए होंगे और मैं आईकेएफ की तरफ से सेमिनार दे रहा हूँ तो मैं कोट पैंट पहन के और शर्ट टाई लगा के सेमिनार दे रहा हूँ, चूँकि उस वाली मनसब की, उस वाली पोजीशन की वो नीड है। वहाँ प्रोफेशनल जो वो है अपीयरेंस, उसका मतलब है कि उस तरह के लोगों में उस तरह की ड्रेसिंग करके जाना। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो बहुत ही फंकी से ड्रेस में नहीं होगा। वो अपने क्लाइंट्स को सर्विस देने गया, पता लगा जी बरमूदा पहन के गया हुआ है, स्पाइक्स बनाए हुए हैं, शर्ट के ऊपर जो है वो अजीब सी कोई डायग्राम बनी हुई है। तो दिस इज़ नॉट हाउ चार्टर्ड अकाउंटेंट शुड लुक। चार्टर्ड अकाउंटेंट शुड लुक डिसेंट, शुड लुक बोर, शुड लुक प्रोफेशनल। क्योंकि आपके प्रोफेशन ने आपके अंदर एक मैच्योरिटी ऐड कर दी है, वो मैच्योरिटी आपकी शख्सियत में झलकनी चाहिए। तो अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं तो अपनी पहले पर्सनैलिटी को ग्रूम करें, अपने अंदर वो मैच्योरिटी पैदा करें। तो ऑटोमेटिकली जब आप वो फीचर पाते चले जाएंगे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट वाले हैं, फिर आप कहेंगे अब क्या रह गया, सिर्फ पेपर। तो प्रोफेशनल थर्ड पर्सन की नज़र में आपके एक्शंस रीजनेबल होने चाहिए, आपकी अपनी नज़र में नहीं। हो सकता है आप कहें कि हाँ भाई ठीक है, बारिश हो रही थी, मैंने टी शर्ट पहन ली, तो ऐसा क्या है भाई, मैं क्लास में आऊँ और मैं जो है वो टी शर्ट पहनी हुई हो गोल गले की, और जो है वो यहाँ पे एक बंदा बैठा हुआ, उसके ऊपर छतरी हो और ऊपर से बारिश हो रही हो। मैं कहूँ जी बारिश का मौसम था, मैंने सोचा ये बारिश वाली शर्ट पहन के आ जाऊँ। तो अगेन शायद मुझे लगता है कि मैंने बिल्कुल सही किया, मुझे बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसा करना चाहिए था। तो मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूँ, आप इंपॉर्टेंट नहीं, एक थर्ड पर्सन इंपॉर्टेंट है जो एक थर्ड नज़र से देखे कि क्लास में एक टीचर का अटायर क्या होना चाहिए। तो प्रोफेशनलिज्म में ना हम ये बात करते हैं कि एज पर आइज ऑफ रीजनेबल एंड इन्फॉर्म थर्ड पार्टी। अगर आप समझते हैं कि आपने प्रोफेशनल हरकत की और थर्ड पार्टी समझती है कि नहीं की, तो इसका मतलब आपने प्रोफेशनल हरकत नहीं की। तो प्रोफेशनल आप हैं या नहीं है आपकी नज़रों से नहीं देखना, आपने किसी तीसरे बंदे की नज़र से देखना है। एक एग्जांपल जिससे बात समझ आ जाती है कि फॉर एग्जांपल मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ, क्रैश कोर्स चल रहा है और क्रैश कोर्स में हमारे पास मार्जिन कम होता है और एक बच्चा मुसलसल बार बार सवाल पूछता रहे और सारे बच्चे आवाज़ार हो रहे होंगे इसके सवाल ख़त्म होते होते हमारा लेक्चर ख़त्म हो जाएगा और टाइम नहीं बचेगा। अब सारे आवाज़ार हो रहे हैं, उलझन में है, और अचानक से मैं कहूँ यार भाई आपको समझ नहीं आ रहा, क्रैश कोर्स है, आप क्लास से बाहर चले जाएँ। अब एकदम से क्लास में सन्नाटा हो जाए, फिर बच्चे सोचें कि यार गलत तो नहीं किया सर ने, वो बच्चा तंग कर रहा था हमें, हम पढ़ नहीं पा रहे थे।
और मुझे भी लगेगा कि मैंने बिल्कुल सही किया, मैंने पूरी क्लास को डिस्टर्ब होने से बचा लिया, लेकिन उस बच्चे को लगेगा कि मैंने सबसे बड़ा जुल्म कर दिया, मैंने एक बच्चे को चलती हुई क्लास के बीच में से बाहर निकलने का कह दिया। उस बच्चे की नज़र में मैं अनप्रोफेशनल, अपनी नज़र में मैं प्रोफेशनल। तो दिस शुड बी थर्ड पर्सन जो इन्फॉर्म्ड हो सारी सिचुएशन का। तो वो लोग जिन्हें पता हो कि क्लास में क्या हुआ था और सर ने जो उस वक्त एक्शन किया, क्या उस वक्त वो एक्शन सही था या नहीं था। बात समझ रहे हैं? तो शायद यही एक्शन अनप्रोफेशनल हो सकता है और यही एक्शन प्रोफेशनल हो सकता है। आईज ऑफ थर्ड पर्सन जो कि इन्फॉर्म्ड हो वो बताएंगे कि हमने जो किया वो सही था या नहीं था। तो प्रोफेशनलिज्म बिहेवियर में भी झलकनी चाहिए, पर्सनैलिटी में भी झलकनी चाहिए। आप गुस्सा नहीं करेंगे, लड़ाई नहीं करेंगे, आप स्टैंडर्ड्स पे बात करेंगे, ओखे नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा स्लैंग नहीं हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा इनफॉर्मल नहीं हो जाएंगे, डिसेंसी को बरकरार रखेंगे। देन कम्स कॉन्फिडेंशियलिटी, 5 में से चौथा। तरतीब में थोड़ा सा आगे पीछे करके पढ़ा रहा हूँ ताकि हम उसके हिसाब से टाइम दे सके। कॉन्फिडेंशियलिटी इस क्लाइंट की वो इन्फॉर्मेशन, अब मैं क्लाइंट की बात कर रहा हूँ, अगर आप एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन में तो अपने एम्प्लॉयर की इन्फॉर्मेशन, एम्प्लॉयर या क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन जो आपके पास इस वजह से है कि आप उस पोजीशन पे हैं। एक CFO है तो उसको कंपनी का महीने बाद कितना प्रॉफिट होगा वो उसे पता है, लेकिन ये एक आम आदमी को नहीं पता। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो ऑडिट करने गया हुआ उसको एक कंपनी के एक लॉस का पता है जो कि ईयर एंड पे अकाउंट्स में दिखाया जाएगा, लेकिन इसको आज पता है। क्यों पता है इसको? ये अपनी ऐसी पोजीशन पे है, ये एक ऐसे उसमें है, इसको ये अपनी जाती वजह से नहीं मिला, अपनी पोजीशन की वजह से मिला। तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को ऑडिटर बन के अगर कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिले, एक एम्प्लॉई बन के कोई इन्फॉर्मेशन मिले जो उसे इन्फॉर्मेशन अपने पेशे की वजह से मिली है, तो वो इन्फॉर्मेशन अगर आम जनता को नहीं पता तो उसने लोगों के सामने उसको डिस्क्लोज नहीं करना। इवन कोड ऑफ एथिक्स यहाँ तक कहता है कि आपने इनफॉर्मल इन्वायरमेंट में भी डिस्क्लोज नहीं करना, कि दोस्तों के साथ शाम के वक्त जनाब आप फीफा का वो एक मैच देख रहे हैं और दोस्तों के साथ बैठे हुए हैं और जनाब पेटीज चल रही हैं और समोसे चल रहे हैं और आपने कहा चल भाई तेरा भाई तुझे एक खबर बताता है, फलाना कंपनी ना महीने बाद देखना अचानक से प्रॉफिट दिखाएगी। कोई और तुझे बड़ा पता है, तो अब बस क्या करें। तो इनफॉर्मल माहौल में भी आपने प्रोफेशनलिज्म का दायरा नहीं छोड़ना, कॉन्फिडेंशियलिटी आपकी बरकरार रखनी है। वो इन्फॉर्मेशन जो आपके पास है अपनी पोजीशन की वजह से, वो इन्फॉर्मेशन आपने किसी दूसरे को नहीं देनी, ना ही अपने से नीचे के लोगों को देने देनी है। यानी आप खुद भी कॉन्फिडेंशियलिटी का ख्याल रखें और आपके जो सबऑर्डिनेट्स हैं आप उनको भी गाइड करें कि भाई आप लोगों ने कॉन्फिडेंशियलिटी को नहीं छोड़ना है, कॉन्फिडेंशियलिटी संभाले रखनी है। तो कोई इन्फॉर्मेशन जो आम, अच्छा अगर एक पब्लिक इन्फॉर्मेशन है, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मार्केट में मौजूद हो, इंटरनेट पे मिल जाएं और उस कंपनी के CFO से कोई जाके पूछे बताओ आपका कितना प्रॉफिट है साल का, कहना है ऐसे थोड़ी बताऊंगा, ये तो कॉन्फिडेंशियल खबर है। कहेगा भाई वो तो गूगल पे भी मिल जाएगी, आपको इज्जत देनी थी तो आपसे पूछ लिया। तो जो पब्लिक इन्फॉर्मेशन है उसको नहीं छुपाना, जो प्रिविलेज्ड इन्फॉर्मेशन है ना, जो आपको मिली है आपकी वजह से और वो किसी हर बंदे के पास नहीं है, ना बताना है, ना फॉरवर्ड करना है, ना पर्सनली यूज करके उसके फायदे उठाने। आपको पता है महीने बाद अकाउंट्स अनाउंस होने वाले हैं, शेयर प्राइस इस तरह से ऊपर नीचे हो जाएगी और आपने जाके शेयर्स खरीद लिए या किसी दोस्त से कह दिया शेयर खरीद लो, ये सब कॉन्फिडेंशियल के अगेंस्ट है। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस बताई हैं लॉ ने, उसने कहा 3 ऐसी सिचुएशंस हैं जहां आप कॉन्फिडेंशियलिटी को तोड़ सकते हैं। कहाँ तोड़ सकते हैं? अगर लॉ ने आपको कह दिया है, लॉ ने कहा भाई हमें इस केस में ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप कंपनी के ये रिकॉर्ड्स हमें जमा कराओ। अगर अदालत ने कह दिया तो हम पे वाजिब हो जाएगा, हम वो रिकॉर्ड जमा करा देंगे, हम कॉन्फिडेंशियलिटी का एहतराम नहीं करेंगे। नंबर 2, अगर हमारी प्रोफेशनल ड्यूटी है, हमारी फर्म ने हमसे इन्फॉर्मेशन मांगी है, मेरा मैनेजर मुझे कहे कि जी ज़रा रिव्यू कराओ, ज़रा तुमने क्या काम किया है, मैं कहूँ लो आपको क्यों बताऊँ, ये तो मुझे मेरे टीम मेंबर होने की वजह से पता लगी है, आपको मैं क्यों ये चीज़ शेयर करूँ। या हमारे ऑडिटर्स आए या ICAP को ऑडिटर आके हमारी फर्म को ऑडिट कर रहा हो और कहे बताओ इस क्लाइंट में क्या था, तो ये मेरी प्रोफेशनल ड्यूटी बन जाएगी कि मैं उस चीज़ को बताऊं, उस चीज़ को डिस्क्लोज करूं। तो प्रोफेशनल ड्यूटी हो या लीगल ड्यूटी हो। तीसरी चीज़, ड्यूटी कोई नहीं है लेकिन मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन है और मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसको डिस्क्लोज करूँ। मेरे भाई ने मेरे से कोई इन्फॉर्मेशन मांगी है और वो इन्फॉर्मेशन ऐसी है कि मुझे लगता है इसमें नुकसान कोई नहीं, मैं क्लाइंट से पूछ लूँ, अगर क्लाइंट मुझे इजाज़त दे दे और लॉ ने भी मना ना किया हो तो फिर मैं उसको डिस्क्लोज कर सकता हूं। तो अगर आपसे कोई पूछे कॉन्फिडेंशियलिटी में क्या एक्सेप्शन है तो आप कहेंगे कि 3 जगह अगर लॉ मांगे तो इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, प्रोफेशनल ड्यूटी हो, अपने प्रोफेशन की रिक्वायरमेंट हो तो बता सकते हैं, और तीसरा जहां पे आपको ऑथराइज बाय क्लाइंट हो, क्लाइंट से आपने इजाज़त ली हुई हो तो आप बता सकते हैं। तो क्लाइंट ने इजाज़त दी हुई है, लॉ ने पूछा है, या प्रोफेशनल राइट या ड्यूटी है। भले आपको इजाज़त मिल गई फिर भी एहतियात करनी है। क्या एहतियात करनी है? आपने एहतियात ये करनी है कि मेरे से इन्फॉर्मेशन मांगी किसने,
अब आपके भाई ने इन्फॉर्मेशन मांगी, आपने क्लाइंट से पूछा भाई को इन्फॉर्मेशन दे दो, उसने कहा हाँ, आपने फेसबुक पे एक तस्वीर लगाई, भाई को टैग करके कहा ये वो इन्फॉर्मेशन है जो तुम्हें चाहिए थी। तो ये समझना ज़रूरी है कि किसको इन्फॉर्मेशन चाहिए, रेलेवेंट एड्रेसी कौन है, कितनी इन्फॉर्मेशन चाहिए। अच्छा, मुझे खुद भी कच्ची पक्की इन्फॉर्मेशन पता है और मैं आगे फॉरवर्ड कर दूं किसी को। जैसे बच्चे आजकल एक दूसरे को, मैं तुझे बताऊं एक बड़ी काम की बात सिर्फ मुझे पता है, फलाना टीचर इस कॉलेज में आने वाले हैं, और दूसरा कहता ना कर यार तुझे कैसे हुआ, यार बस मुझे भी ऐसे पता है। अब वो अपने तौर पे खुद ही आपस में गोल गोल घूमी जा रहे हैं, ठीक है। अब अगर उसको खुद भी इंफॉर्मेशन पूरी नहीं पता तो कितनी गलत बात है कि वो आगे किसी को फॉरवर्ड कर रहा है। तो उन इंफॉर्मेशन को सब्सटेंशिएट करना है, तो एड्रेस ही पता होना चाहिए, इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए, किस मोड में देनी है वो पता होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन को सब्सटेंशिएट करके उसके सारे फैक्ट्स पता होने चाहिए, यानी इजाज़त है भी तो भी कुछ और एहतियातें हैं। प्लस आपने ये देखना है कि इंफॉर्मेशन देने से किसी और को नुकसान तो नहीं हो जाएगा। भाई फॉर एग्जांपल आपकी इन्फॉर्मेशन इदारे में मौजूद है, एक फ्रंट ऑफिसर मुझे कहे कि सर हमारे पास बच्चों का डाटा मौजूद है, एक मार्केटिंग कंपनी वाले आए थे, वो कह रहे थे कि ये आप डाटा हमें दे सकते हैं, हमने बच्चों को मैसेजेस करने हैं कि वो अपने घरों में पानी के टैंक हमसे साफ़ करवाएं। अक्सर ही मैसेज आता है कि जो पानी का टैंक साफ़ करवाएं। तो फॉर एग्जांपल इदारे के बड़े उसे कह दें कि ठीक है तुम्हें इजाज़त है, तो भी ये इजाज़त काफ़ी नहीं है। आपने एम्प्लॉयर से या क्लाइंट से तो इजाज़त ले ली है, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन में किसी और पार्टी का भी इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। वो कौन है? स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट से पूछे बगैर अगर इन्फॉर्मेशन देंगे तो ये क्राइम है, ये गलत बात है। जी, अब ऑथराइजेशन किस लेवल पे वो डिपेंड करता है कि वो उस जगह की परंपरा क्या है। कुछ जगह चीज़ें ज़बानी चल रही होती हैं, कुछ जगह हर चीज़ राइटिंग में हो रही होती है। तो जहाँ एक कैजुअल एक एटीट्यूड डेवलप हुआ है कि ज़बानी भी चल जाता है तो वहाँ ज़बानी होगा, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आइडियल क्या है कि राइटिंग में चीज़ ली जाए। तो कहने का मतलब है कि अगर आप डिस्क्लोज कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन तो भी आपने इंटरेस्ट ऑफ पार्टीज़, रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन नोन एंड कंफर्म है या नहीं है, किस तरह की कम्युनिकेशन करनी है, किसको करनी है, आपने ये वाली चीज़ बता देनी है। अगर आप वो क्लाइंट छोड़ भी दें या आप अगर वो जॉब भी छोड़ दें तो भी आपने अपनी पिछली कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन किसी और को डिस्क्लोज नहीं करनी। तो ये जो कोड ऑफ एथिक्स के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं 5, इनमें से 4 हमने डिस्कस किए। कॉन्फिडेंशियलिटी पे सबसे ज़्यादा डिस्कशन है, यानी इन 5 को आपने समझना है, लेकिन इसमें ध्यान से ये 3 बातें याद करनी है और ये आपको फैक्टर्स पता होना चाहिए कि कॉन्फिडेंशियलिटी डिस्क्लोज करने की इजाज़त के बावजूद भी वो क्या एहतियातें हैं जो हमें करनी होंगी। देन इन 5 में पहला वाला, जिस पे दामन वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं है कि मैं ज़्यादा जज्बाती हूँ, मैं थोड़ा सा जज्बाती हो जाऊँगा। इंटेग्रिटी, सच्चाई, ईमानदारी। अगर आप चाहते हैं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बने तो फिर आपके अंदर ईमानदारी होनी चाहिए। आप चाहते हैं कि आप एक अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट कहलाएं तो आपने बेईमानी नहीं करनी, आपने गलत काम नहीं करना, ना खुद गलत होना है ना गलत लोगों का साथ देना। आप कहें मैं अच्छा आदमी हूँ, वो गलत लोग थे, मैंने उनको एक सर्विस प्रोवाइड की और सर्विस बड़ी अच्छी थी, ऑडिट की। आप भी अच्छे, सर्विस भी बड़ी अच्छी, किनको प्रोवाइड की? वो बम बनाने वाले ऑर्गेनाइजेशन को। तो आप अच्छे नहीं हैं। इंटेग्रिटी इज़ आप खुद भी अच्छे हों और आप सपोर्ट भी अच्छे लोगों को करें। आपकी ओपिनियन, आपके अल्फाज, आपकी रिपोर्ट से किसी गलत बंदे को फ़ायदा नहीं होना चाहिए। तो आपने ईमानदार रहना है और ईमानदारी से काम करना है। अगर आपके अंदर बेईमानी आ गई, चालबाजी आ गई, मैंने आपको बताया आपके साइन की वर्थ है, आपके साइन पे एक पूरे कॉलेज को इजाज़त मिल गई। तो फॉर एग्जांपल हम कॉलेज बनाते 1 मरले का, उसमें कुछ भी ना हो रहा होता और हम एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को कहते हैं कि हमसे पैसे ले लो और एक झूठी ओपिनियन दे दो, और खुदा ना खास्ता वो ईमानदारी बेच देता और वो गलत ओपिनियन दे देता, तो टेक्निकली आई के अपने ठप्पा लगा देना था कि जी एक बड़ा अच्छा कॉलेज है, उस कॉलेज से जाके लोग पढ़ सकते हैं। तो क्या होता, बहुत सारे लोग वो आईकेप की वेबसाइट पे लिस्ट देखते कि कौन कौन से ऑथराइज कॉलेज हैं और हमारे कॉलेज में आके एडमिशन ले लेते, जबकि हम इस काबिल ना होते कि हम उनको पढ़ा सकें। उस चार्टर्ड अकाउंटेंट के साइन ने गलत काम कर दिया। फॉर एग्जांपल एक जगह पे एक बड़ी सी बिल्डिंग बन रही है और वहाँ पे ये तय है कि इस बिल्डिंग का इतना खर्चा गवर्नमेंट ने अप्रूव किया, इससे ऊपर अगर होगा तो ये हम अलाउ नहीं करेंगे, और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट उस वैल्यूएशन के ऊपर ठप्पा लगा देता है कि हाँ भाई मैंने देखा है चीज़ें ऐसी हैं, और वो ठप्पा झूठा है। तो टेक्निकली आपने एक 2 नंबर आदमी को उसकी 2 नंबरी में सपोर्ट किया और कल को उसके गुनाह में आप भी शामिल हैं। जैसे डॉक्टर अगर कोई झूठा सर्टिफिकेट दे दे, अगर कोई इंजीनियर की झूठी बात वो कर दे, तो इसी तरह से चार्टर्ड अकाउंटेंट का झूठा साइन भी बड़ा खतरनाक है। कंपनी ने करोड़ों की करप्शनें की हुई हैं, गड़बड़ें की हुई हैं, बेमानियाँ की हुई हैं, और जो इन्वेस्टर पैसा लगाता है वहाँ डूब जाता है।
लेकिन एक इन्वेस्टर उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखता है, उसको नहीं पता लोगों का पैसा डूबा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के साइन आते हैं, वो साइन का एहतराम करके सोचता है कि ये कंपनी सही होगी, वो उस कंपनी में लाखों करोड़ों रुपया लगा देता है। जब उसका पैसा डूबा तो उसके पीछे आपका झूठा साइन इन्वॉल्व था। तो ईमानदारी नहीं बेचनी, इंटेग्रिटी के अगेंस्ट नहीं जाना, कभी भी कोई किसी भी किस्म की कोई लालच, कोई दबाव या इस तरह की चीज़ में आपने अपनी इंटेग्रिटी को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने देना। ये बात हो सके तो सारी ज़िंदगी याद रखिएगा। बेईमानी से थोड़ा सा फ़ायदा होगा, ईमानदारी से लॉन्ग टर्म फ़ायदा होगा। बेईमानी का फ़ायदा आके चला भी जाएगा, ईमानदारी का फ़ायदा लॉन्ग टर्म होगा। मैंने देखा है जब जब जो बेईमानी करता है, जो करप्शन करता है, अपनी आंखों से दुनिया में उसके साथ बुरा होते देख लेते हैं। हम इस्लाम आखिरत इस तरफ ना भी बात करें तो भी दुनिया में ही कर्मा मिल जाता है। जो गलत ओपिनियंस देते हैं उनको जलालत भी मिलती है, जो गलत ओपिनियन देते हैं, जो झूठ बोलते हैं, कहीं ना कहीं उनके साथ कोई फैमिली में मिसहैप हो जाता है, कोई ना कोई और उनको कारोबारी लॉस बिला वजह हो जाता है। वो बेचारे सर पकड़ के सोचते रह जाते हैं कि ये मेरे 3 करोड़ रुपये अचानक से कैसे डूब गए। कि भाईजान आपने वो झूठी ओपिनियन दी थी, उस झूठी ओपिनियन का एक आफ्टर इफेक्ट भी तो आना था। तो झूठ बोलने के ना नुकसान बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन फ़ायदे भी तो हैं। नोटू आते हैं, पैसे आते हैं, बंगले बन जाते हैं, गाड़ियाँ बन जाती हैं। तो मज़े की बात है कि इस जंग का या तो कोई एंड हो तो फिर हम बेईमानी करें। आप बेईमानी करके 3-4 करोड़ की बेईमानी करके पता लगेगा कि आपने 10 मरले का घर लिया, और उसके बाद आपको हमेशा ये होगा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट, और वो भी बेईमान वाला चार्टर्ड अकाउंटेंट, और सिर्फ 10 मरले का घर कनाल का होना चाहिए। आप मज़ीद बड़े लेवल की बेईमानी करेंगे, कनाल के घर में भी आप मुतमईन नहीं होंगे, क्योंकि कुछ और चार्टर्ड अकाउंटेंट 2 कनाल के घर में रह रहे होंगे। आप 2 कनाल के घर में शिफ्ट होके भी आपको नजर आएगा कि लोगों के तो 4-4 कनाल के फार्म हाउस होते हैं। ये एक ऐसी जंग है जो ख़त्म ही नहीं होनी। गाड़ियाँ भी अपग्रेड होती जाएंगी, घर भी अपग्रेड होता जाएगा, इंसान डाउनग्रेड होता चला जाएगा। पैसा दीवारों में लग रहा होगा, मशीनों में लग रहा होगा, और हर बंदा आपको देख के साथ वाले को कोनी मार के कहेगा 2 नंबर आदमी है, हराम का पैसा है इसके पास। इज्जत भी गई दुनिया में, और जो आपको मिला सेटिस्फेक्शन तो इंसान को कभी भी नहीं होती। सेटिस्फाइड इंसान एक मजदूर मेहनत के बाद कई दफ़ा ईंट पे सर रख के भी बड़ा मुतमईन सो रहा होता है, और एक बेईमान चार्टर्ड अकाउंटेंट पूरी रात बिस्तर पे लौटे मारता रहे, आंखें लाल हुई हुई हों, नींद की 3 दफ़ा गोली ले ले, उसे नींद नहीं आनी, क्योंकि उसने बेईमानी की है। बेईमानी जो है ना वो अंदर बाहर दोनों तरफ से शख्सियत को तबाह कर देती है। बेईमान लोगों के चेहरे पे एक अलग फटकार पड़सना शुरू हो जाती है। और मज़े की बात है, जब बेईमानी इतनी कॉमन है ना, तो मैं आपको बताऊं ईमानदारी एक एसेट है। जब सब लोग बेईमानी कर रहे हैं, पता है कई दफ़ा क्लाइंट ढूंढ रहे होते हैं कि ऐसे लोग मिलें जो बिल्कुल ईमानदारी से काम करें। तो उस वक्त जब 80-90% लोग बेईमानी को तरजीह दे रहे हों, अगर आप ईमानदारी को तरजीह देंगे ना तो आपको फ़ायदा होगा। मैंने लाइफ में थ्रू आउट इस चीज़ को देखा है कि जिन लोगों ने बेईमानी की, गड़बड़ें की, उनको शॉर्ट टर्म में मैंने फ़ायदा होते देखा, लेकिन लॉन्ग टर्म में उनको हमेशा नुकसान में देखा। और जो लॉन्ग टर्म अच्छे काम कर रहे थे उनको मैंने हमेशा लोगों के जहन में उनके लिए रिस्पेक्ट भी देखी, उनको अच्छे तरीके से दुनिया में ग्रो करते भी देखा। तो हर चीज़ बेहतर हो जाती है। लालच या खौफ की वजह से बेईमानी नहीं करनी, क्योंकि लालच का एंड कोई नहीं है और खौफ आपको जचता नहीं है। चार्टर्ड अकाउंटेंट डर जाए, चार्टर्ड अकाउंटेंट कह रहा है कि जी मैं बेईमानी करूंगा मुझे नौकरी से निकाल देंगे, और मेरा क्या होगा, मुझे तो दुनिया भर में कोई नौकरी नहीं देगा। भाईजान पूरी दुनिया भरी पड़ी है, आप गल्फ में चले जाएं, आप कहीं चले जाएं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हाथों हाथ लिया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि आप बेईमानी नहीं करेंगे तो मर जाएंगे, ऐसा नहीं है कि बेईमानी नहीं करेंगे तो कमा नहीं सकेंगे, ऐसा नहीं है कि आप कह दें पाकिस्तान है ही इतना बुरा मुल्क है, मैं यहाँ बेईमानी किए बगैर गुजारा ही नहीं कर सकता, सब बेईमान है। भाईजान आप पाकिस्तान में भी बड़ी ईमानदारी से नौकरी करके बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हैं। और मज़े की बात है, जब कॉमनली ज़्यादातर प्रोफेशनल्स बेईमान हो जाए ना तो ईमानदार बंदे का ब्रांड ही अलग होता है। लोग उस पर भरोसा करते हैं, उसको अपने पैसे देते हैं, उसके साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसको बिजनेस अपॉर्चुनिटी देते हैं, उसको अपने इदारे में बड़ी पोजीशन पे लेके आते हैं, क्योंकि वो ईमानदार आदमी होता है। तो कभी बेईमानी के फ़ायदे आपको नज़र आ रहे हो ना, तो ईमानदारी के फ़ायदे भी थोड़ा सा सोच लीजिएगा। अब वो YouTube चैनल मेरा तो उड़ गया, उस पर एक वीडियो होती थी 22 मिनट तक की, जो इंटेग्रिटी के ऊपर एक स्पेशल डिबेट होती थी। क्रैश कोर्स में इतना टाइम नहीं है, तो वो वीडियो अगर कहीं से मुझे दोबारा मिली तो वो मैं आपसे आपके रेलेवेंट ग्रुप में शेयर करने की कोशिश करूँगा। तो कभी फारिग टाइम में उसको ज़रा सुनिएगा, समझिएगा और ज़िंदगी में अप्लाई कीजिएगा, बट नॉट पेपर से पहले। पेपर्स आप देके, पेपर्स के बाद जब ईजी हों तो फिर आपने उसको सुनना है और कोशिश करनी है कि उसमें से कुछ फ़ायदा उठाएँ। जेन्युइन बात मैं बताऊं, इंटेग्रिटी हमेशा लॉन्ग टर्म फ़ायदेमंद है।
बेईमान आदमी जो है ना वो हर वक्त ही परेशान रहता है, दुनिया में परेशान रहता है। मैं अभी वही बात है कि मैं रिलीजियस बात ही नहीं कर रहा, वो तो जो मतलब क्या है ना, वो टीचर आ जाएंगे या इस तरह से वो करके। तो रिलीजियस बात तो कोई ऐसा बंदा करे जो अच्छा मुसलमान दिखता भी हो। मैं अपेरेंटली इतना अच्छा मुसलमान नहीं दिखता, तो मैं आपको कमर्शियल बात करूंगा, मैं आपको कारोबारी हिसाब से बताऊंगा कि कारोबारी तौर पे भी ना ईमानदारी को बेच देना कारोबारी तौर पे भी अच्छा नहीं है, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा नहीं है। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पे हम लोगों ने बात की। अब कहानी को इससे एक अगले लेवल पे लेके जा रहे हैं। जब आप फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं तो सम टाइम कुछ एथिकल कन्फ्लिक्ट आ जाता है। आप एक प्रिंसिपल को फॉलो करना चाह रहे हैं, लेकिन उस प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए ना एक प्रॉब्लम ये आती है कि एक दूसरा प्रिंसिपल आउट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर क्लास में कहूँ कि जी आप लोग लाजमी मेरी किताब यूज़ करें, तो इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि पेपर में आपको कम मेहनत करके अच्छी तैयारी हो सकती है। लेकिन मैं अगर अपनी क्लास में अपनी ही किताब को प्रमोट करूँ तो प्रोफेशनली एक बड़ी गिरी हुई हरकत है कि आप ऑलरेडी मेरी क्लास अटेंड कर रहे हैं और मैं कहूँ मेरी किताब भी मेरी ही खरीदो। तो ये एक एथिकल कन्फ्लिक्ट आ जाएगा कि अगर मैं आपको कहूँ मेरी किताब खरीदो तो ये प्रोफेशनली बड़ी गलत बात है, मैंने अपने ज़ाती मफाद के लिए खामखा अपनी प्रोडक्ट की तारीफ़ कर दी। लेकिन अगर मैं किताब नहीं बताता और आप एक लंबी चौड़ी डिटेल्ड किताब, आईकेप की किताब टाइप की किताब की तरफ जाते हैं और बहुत ज़्यादा टाइम आपका ख्वार होता है जो बच सकता था अगर आप मेरी किताब में होते तो आपका फ़ायदा हो जाता। एक तरफ मुझे फ़ायदा नज़र आ रहा है आपका और एक तरफ मुझे नज़र आ रहा है कि मैं एक अनप्रोफेशनल हरकत कर रहा हूँ। अब ये एथिकल कन्फ्लिक्ट आ गया। अगर मैं अनप्रोफेशनल हरकत ना करूँ, मत बताऊँ अपनी किताब के बारे में, तो आपका नुकसान होगा। और अगर आपको नुकसान से बचाने की कोशिश करूँ तो मेरी पर्सनैलिटी के ऊपर बात आएगी कि सर ने क्लास में खड़े होकर किताब बेचना शुरू कर दी। अब ये कन्फ्लिक्ट है, मैं कुछ भी करूँगा नुकसान हो जाएगा, या मेरे साख का नुकसान हो जाएगा या आपके पेपर्स का नुकसान हो जाएगा। ऐसी सिचुएशन को हम कहते हैं एथिकल कन्फ्लिक्ट। ऐसे में जब भी एथिकल कन्फ्लिक्ट आए और आपके एथिक्स आपस में क्लैश में हो, तो फिर आप क्या करते हैं, आप मुख्तलिफ फैक्टर्स को देखते हैं, आप मुख्तलिफ लोगों से एनोनिमस बेस पे मशवरा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी सीनियर टीचर से मशवरा लूँ कि सर इस तरह से है कि मैंने किताब अच्छी बनाई हुई है, बच्चों को काफ़ी हेल्प करेगी, लेकिन मैं क्लास में बोलूँगा तो मुझे लग रहा है कि अजीब सी बात है। सर आप बताएं आप क्या मशवरा देते हैं? ठीक है, ये तो मैंने डायरेक्टली पूछ लिया। हो सकता है मैं एक अननोन आईडी के साथ एक किसी सीनियर टीचर को ईमेल करूं, मैं कहूँ जी मैं एक टीचर हूँ, मैं अपना नाम नहीं बता सकता, मैं इस तरह के मामले में फंसा हुआ हूँ, आप बताएं आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस ज़्यादा है, इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर एक ऐसी सिचुएशन में फंस जाए कि वो एक एथिकल डायलेमा पे आके खड़ा हो गया कि ये करे तो भी अच्छा है, ये करे तो भी अच्छा है, ये करे तो भी बुरा है, वो करे तो भी बुरा। टिपिकल एग्जाम्पल है, आपको क्लाइंट का टैक्स चोरी करते हुए नज़र आ गया, क्लाइंट बेईमानी करते नज़र आया। याद है हमने कहा था लॉ मांगे तो इन्फॉर्मेशन देनी है, लॉ ने तो मांगी ही नहीं इन्फॉर्मेशन। अब अगर मैं इस टैक्स चोर क्लाइंट का साथ दूं और गवर्नमेंट को ना बताऊं तो इंटेग्रिटी हिलती है, और अगर मैं इनका साथ नहीं देता और बता देता हूं बाहर की दुनिया को तो कॉन्फिडेंशियलिटी हिल जाती है। तो प्रॉब्लम यह है कि मैं क्या करूं, तो ऐसे में मैं देखूंगा दोनों को, वेट करूंगा कॉन्सिक्वेंसेस को और देखूंगा जिसमें कम नुकसान है मैं वो काम करूं। इसमें मैं मशवरे ले सकता हूं अदर विद इन द फर्म या एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन। थोड़ा सा अगर कोई कंपनी से रिलेटेड मामला दोषा विद गवर्नेंस से थोड़ा सा मशवरा कर लूँ, कोई प्रोफेशनल बॉडी, रेगुलेटरी बॉडी जैसे आईकेप या इस तरह के इदारे उनसे पूछ लूँ, कोई लीगल काउंसिल किसी वकील या इस तरह के लोगों से पूछ लूँ तो वो मुझे गाइड कर देंगे। तो ऐसी सिचुएशन जहाँ आपको एथिकल कन्फ्लिक्ट आए वहाँ आपने थोड़ा सा एहतियात से सिचुएशन को देखना होता है। कोड ऑफ एथिक्स चैप्टर का ये पोर्शन है नॉलेज बेस्ड, यहाँ से ज़्यादातर सवाल नॉलेज बेस्ड आए हैं। ऑल्दो हमने क्लास में एक आध इसमें सिनेरियो की भी प्रैक्टिस की हुई है, लेकिन आपने इसको नॉलेज बेस के तौर पे कंसिडर करना है। फिर आता है हमारा कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, सेकंड एरिया जहाँ से लॉजिकल सवाल है, और तकरीबन हर पेपर में टिपिकली आपको कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क का सवाल मिल जाता है। बहुत ही रेयर होता है कि इधर से सवाल नहीं आया और उन्होंने फंडामेंटल प्रिंसिपल से उठा के सवाल पूछ लिया। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क इज एक ऐसा फ्रेमवर्क जो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है, कॉन्सेप्ट्स पे बात करता है। अब ये कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं या कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क से क्या मुराद है? एक फ्रेमवर्क होता है जिसमें रूल्स लिखे हुए होते हैं। IS 16 ये कहता है कि ये 6 डिस्क्लोजर दो, IFRS 15 ये कहता है कि ये 5 डिस्क्लोजर दो, IFRS फलाना ये कहता है इतने डिस्क्लोजर दो। तो जो स्टैंडर्ड ने क्या आप उसको फॉलो करते हैं। ये अकाउंटिंग फ्रेमवर्क है कि वो आपको गाइड कर रहा है आपने क्या करना है, किस तरह से करना है। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऐसा है जिसमें रूल्स नहीं लिखे हुए, प्रिंसिपल्स लिखे हुए हैं। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को ऐसी कई दफ़ा सिचुएशन आ सकती है कि वो कंप्रोमाइज़ कर जाए अपनी ऑब्जेक्टिविटी पे। हो सकता है कोई लालच उसे मजबूर कर दे, हो सकता है कोई दोस्ती यारी उसे मजबूर कर दे, हो सकता है कोई खौफ उसे मजबूर कर दे, हो सकता है वो एक इदारे को प्रमोट करते करते कोई ऐसी गलत बात कर जाए
हो सकता है वो अपने ही काम को देख रहा हो तो वो बाइस्ड हो जाए और सही से काम ना करे। तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की ज़िंदगी में सैकड़ों तरह के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो बजाय इसके कि कोड ऑफ एथिक्स डिफाइन करता है कि ये 850 तरह के प्रॉब्लम एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को आ सकते हैं और हर प्रॉब्लम के आगे लिखते हैं कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, इस प्रॉब्लम में ये करना, इस प्रॉब्लम में ये करना। उन्होंने रूल बेस्ड फ्रेमवर्क नहीं दिया, प्रिंसिपल बेस्ड फ्रेमवर्क दिया। रूल बेस्ड होता है जिसमें कवानीन दिए होते हैं जिनको फॉलो करना होता है। प्रिंसिपल बेस्ड का मतलब होता है जिसमें आपको कुछ प्रिंसिपल्स दिए हैं, कुछ ऐसी चीज़ें गाइड कर दी हैं जिसको आपने यूज़ करना है। तो इसको हम कहते हैं कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। ये जो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है इसके अंदर सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई करना है, ऐसी तमाम सिचुएशंस को आइडेंटिफाई करना है जो थ्रेट क्रिएट कर रही हैं, थ्रेट्स। ऐसी तमाम सिचुएशंस को आइडेंटिफाई करना है जिनसे आपको ये थ्रेट हो रहा है कि इसकी वजह से शायद मैं कंप्रोमाइज कर जाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, आपका यार दोस्त उस कंपनी में बैठा है जिसका आप ऑडिट करने गए हैं, ये एक सिचुएशन है जो थ्रेट कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कंपनी में 5 लाख की इन्वेस्टमेंट की हुई और उसी कंपनी का ऑडिट करने जा रहे हैं, ये एक सिचुएशन है। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी वालों ने आपको डरा दिया है, धमका दिया है कि हम आप पे लीगल कार्रवाई कर देंगे, शायद ये एक ऐसा थ्रेट है जिसकी वजह से आप डगमगा जाएं। तो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ये कहता है कि आपने 850 रूल्स याद नहीं रखने, आपने एक फ्रेमवर्क अप्लाई करना है। जो भी सिचुएशन है आपने देखना है क्या वो थ्रेट है या नहीं। तो आपने अपने इर्द गिर्द जो भी सिचुएशन है उसको आइडेंटिफाई करना है कि उसमें क्या थ्रेट है। 5 तरह के थ्रेट्स होते हैं, आपने देखना है कि इनमें से कोई थ्रेट तो नहीं है। जब आपको पता लग गया कि एक थ्रेट है तो फिर आपने क्या करना है, उसकी सिग्निफिकेंस को आइडेंटिफाई करना है। क्या करना है? सिग्निफिकेंस को आइडेंटिफाई करना है कि वो थ्रेट कितना भारी है, कितना मजबूत थ्रेट है। और अगर आपको लगे कि वो भारी थ्रेट है तो फिर आपने उसके सेफगार्ड्स अप्लाई करने की तरफ आना है। हमारी किताब ने थ्रेट्स पे बहुत चौकस डिस्कशन की, जबरदस्त, मजा आ गया। सिग्निफिकेंस को भूल गए और सेफगार्ड्स पे जनरल डिस्कशन कर डाली और पेपर में एक्सपेक्ट किया कि बच्चा ऐसा जबरदस्त जवाब दे कि मजा आ जाए। तो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क मैं अपने तौर पे पढ़ाते हुए कुछ एक्स्ट्रा बातें बता रहा हूँ जो आपको किताब में ट्रेस नहीं हो रही होंगी, लेकिन उससे हमें हेल्प हो जाएगी। अब ये क्या है आइडेंटिफाई थ्रेट, सिग्निफिकेंस और सेफगार्ड? मैनेजर भागा भागा ऑडिट पार्टनर के पास आया और उसने कहा, सर हमारी ऑडिट टीम में एक ऐसा बंदा है जिसका क्लाइंट में एक बंदे से रिश्तेदारी है। थ्रेट आ गया। हमारी ऑडिट टीम में एक बंदा है जिसकी क्लाइंट से रिश्तेदारी है, थ्रेट आ गया। इससे पहले कि पार्टनर जज्बाती होकर कहे उसको गोली मार दो और ये सेफगार्ड अप्लाई कर दो, वो कर दो और जो है वो 15 बंदों की टीम एक्स्ट्रा से भेज दो और उसकी तहकीकाती कमेटी बिठा दो, उसने कहा 1 मिनट, ठीक है थ्रेट है, कितना है? अभी कैसे पता लगेगा कि कितना है? उसकी सिग्निफिकेंस देखेंगे, उसका मैग्नीट्यूड देखेंगे, उसका फैक्टर देखेंगे, वो कितना भारी है। फॉर एग्जांपल, उसने बताया कि जी जो हमारी टीम में मेंबर है वो बिल्कुल जूनियर मेंबर है, उसने कल हमें ज्वाइन किया और आज हम उसे ऑडिट क्लाइंट पे लेके जा रहे हैं, उसने हल्के फुल्के एरियाज को ऑडिट करना है। हमने कहा अच्छा, उसका जो रिश्तेदार है वो कितना करीब का रिश्तेदार है? पता ही लगा कि उसका बहुत दूर का कज़न है। अच्छा, वो क्लाइंट में क्या करता है जी? क्लाइंट में वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ऑफिस बॉय है। अब रिश्तेदार वहाँ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ऑफिस बॉय है, रिश्तेदार बहुत दूर का है और ये बंदा हमारी टीम में सबसे जूनियर रैंक का है। इसका मतलब है थ्रेट था लेकिन सिग्निफिकेंट नहीं था। हमारे यहाँ आई कैप सिग्निफिकेंस नहीं पूछता, लेकिन अगर कभी बहुत ही मूड में बैठा और भूल जाए कि सिग्निफिकेंस उसने किताब में नहीं बताई तो हो सकता है वो पूछ ले। मुश्किल से आपको 20, 22, 25 साल में मुश्किल से 2 या 3 ऐसे सवाल नजर आएंगे जिसमें वो जज्बाती होकर सिग्निफिकेंस पूछ बैठा। तो अगर सिग्निफिकेंस पूछी जाए तो आपने जो भी सिचुएशन है उसकी ग्रेविटी को देखना है। रिलेशन कितना मजबूत है, अमाउंट कितनी बड़ी है, ताल्लुक कितना करीब का है, मामला कितना संगीन लग रहा है। इसी सिचुएशन की सिग्निफिकेंस बढ़ जाती अगर वो हमारी टीम का सीनियर बंदा होता, अगर वो रिश्तेदार उसका सगा भाई होता, अगर वो क्लाइंट में सीएफओ होता, सिग्निफिकेंस बढ़ गई। इसका मतलब आपने पहले थ्रेट आइडेंटिफाई करने हैं, फिर देखना है उसकी सिग्निफिकेंस कितनी है, और अगर वो सिग्निफिकेंस ज़्यादा है, हल्के से ज़्यादा है, तो फिर आपको उसके ऊपर सेफगार्ड्स अप्लाई करने हैं।
सेफगार्ड वो एहतियाती तदाबीर हैं जो आपने अप्लाई करने होते हैं। कुछ सेफगार्ड आपके अपने सिस्टम में डिफाइंड होते हैं, फर्म वालों ने अपने कुछ सेफगार्ड्स बनाए हुए होते हैं कि हम एक्स्ट्रा टीम भेज देंगे, एक एक्सपर्ट भेज देंगे, इंडिपेंडेंट बंदे से रिव्यू करा लेंगे, इस तरह से कर लेंगे। सम टाइम वो सेफगार्ड जो है वो आप उस बंदे के ऊपर अप्लाई कर रहे होते हैं, उस बंदे को टीम से निकाल देते हैं, उस बंदे को उन लोगों से कनेक्ट करने से रोक देते हैं। तो अलग अलग तरह के सेफगार्ड्स होते हैं। किताब ने बड़ी जेनेरिक सी डिस्कशन कर दी सेफगार्ड्स के ऊपर। हम आइडियली एक फ्रेमवर्क देखने की कोशिश करेंगे कि हमने स्टेप बाय स्टेप सेफगार्ड्स को किस तरह से लेके चलना है। तो सबसे पहले आपने कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क के अपने इर्द गिर्द की वो 800-900 सिचुएशंस, जो भी आप पे सिचुएशन आ रही है, हर सिचुएशन को देखो, आइडेंटिफाई करो क्या वहाँ थ्रेट है। अगर थ्रेट है तो देखो वो थ्रेट बड़ा है या नहीं, और अगर वो बड़ा है तो फिर उसके अगेंस्ट सेफगार्ड एहतियाती तदाबीर लगाने की कोशिश करो। अब सवाल ये है कि थ्रेट्स कितनी तरह के होते हैं। थ्रेट्स टिपिकली 5 तरह के होते हैं, 5 थ्रेट जो आप अक्सर पढ़ते आ रहे हैं। वक्त कम है, हम थोड़ा सा तेज़ी से उसे देखेंगे। तो सबसे पहले हम कहते हैं कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क कहता है कि आप आइडेंटिफाई करो थ्रेट, एवेल्यूएट करो थ्रेट कितना भारी है, और फिर एड्रेस करो उस थ्रेट को, उसको एलिमिनेट कर दो या उसको एक्सेप्टेबल लेवल से नीचे ले आओ, या तो कुछ ऐसा करो कि वो थ्रेट ख़त्म ही हो जाए, या उसको एक ख़ास लेवल से नीचे ले आओ। जब आपने फ्रेमवर्क अप्लाई करना है तो प्रोफेशनल जजमेंट भी ध्यान में होनी चाहिए, जो फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस में चेंजेस हैं वो भी आपको पता होनी चाहिए, और अगेन रीजनेबल इन्फॉर्म थर्ड पार्टी टेस्ट भी ज़रूरी है। वो सारा करने के बाद आपको लग रहा है सब ओके हो गया, नहीं, आप एक थर्ड पर्सन बन के सोचो कि एक दूर बैठा हुआ बंदा जब देखेगा तो क्या उसे सही लगेगा। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है जिसका भाई वहाँ पे CFO है, आपने क्या सेफगार्ड लगाया, आपने उसे कहा कि इस मुकद्दस किताब पे हाथ रख के कसम खाओ कि तुम जो है अपने भाई के साथ अपने ताल्लुक़ का गलत फ़ायदा नहीं उठाओगे और इस ऑडिट की सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उस बंदे ने मुकद्दस किताब पे हाथ रख के कसम खा लिया कि उसके भाई होने से उसकी ऑडिटर की कैपेसिटी पे फ़र्क नहीं पड़ता। अब उसे पता है वो ईमानदार है, मुझे पता है वो ईमानदार, लेकिन जब दुनिया देखेगी कि यार आपने एक ऐसे बंदे को भेज दिया जिसका भाई CFO था, तो दुनिया की नज़र में ये सेफगार्ड अच्छा नहीं है। तो सेफगार्ड लगाते हुए आपने ये ज़रूर देखना है कि वो सेफगार्ड अपेरेंटली भी सेफगार्ड लग रहा है या नहीं लग रहा। इंडिपेंडेंस 2 तरह की होती है, किसी पुराने पास पेपर में आपको ये सवाल मिल जाएगा। एक इंडिपेंडेंस होती है अपीयरेंस में और एक होती है एक्चुअल। एक इंडिपेंडेंस होती है माइंड में, एक होता है आप दिल से इंडिपेंडेंट, और एक है आप दिखने में भी इंडिपेंडेंट है। तो उस बंदे ने जब कसम खाई तो वो दिल में इंडिपेंडेंट हो गया, वो बहुत ईमानदारी से काम करेगा, लेकिन अपेरेंटली वो इंडिपेंडेंट नहीं है, दुनिया की नज़र में वो इंडिपेंडेंट नहीं है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट को इंडिपेंडेंट अपीयरेंस में भी होना चाहिए और एक्चुअल में भी होना चाहिए, माइंड में भी होना चाहिए, प्रैक्टिस में भी इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो इसमें प्रोफेशनल और जो प्रोफेशनल जजमेंट भी इंपॉर्टेंट है, और जो रीजनेबल इन्फॉर्म थर्ड पार्टी टेस्ट है वो भी इंपॉर्टेंट है। देन थ्रेट आइडेंटिफाई करने, हमने का जो थ्रेट्स हैं, थ्रेट मुख्तलिफ तरह की सिचुएशंस हो सकती हैं। सम टाइम कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जो आपको थ्रेट आइडेंटिफाई करने में हेल्प करें। फॉर एग्जांपल कंपनी का अपना कॉर्पोरेट गवर्नेंस का स्ट्रक्चर। आई स्ट्रांगली बिलीव कि इंतहाई थकी हुई बात है जो इन्होंने यहाँ पे की है, इसका इधर कनेक्शन नहीं बनता था। ये थ्रेट आइडेंटिफाई करते हुए बहुत अच्छी बात कर सकते थे। कोड ऑफ एथिक्स की सबसे बोर बात उठा के यहाँ लिख दी, उन्होंने कहा आप थ्रेट आइडेंटिफाई करें। कई दफ़ा कॉर्पोरेट गवर्नेंस की रिक्वायरमेंट समटाइम आपके प्रोफेशन की एजुकेशनल ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट भी बताते हैं। समटाइम फर्म का एक कंप्लेंट सिस्टम है जिससे आपको थ्रेट आइडेंटिफाई करेंगे। तो बेसिकली थ्रेट आइडेंटिफाई करते हुए क्या करना है कि जब हम किसी कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं तो हमने देखना है उस कंपनी से हमारी फर्म का ओवरऑल रिलेशन क्या है, हमारी फर्म में जो मौजूद बंदे हैं उनका क्या रिलेशन है, जो ऑडिट टीम जा रही है उनका क्या रिलेशन है। एक टिपिकल प्रोसेस ये होता है कि आप ऑडिट टीम से एक डॉक्यूमेंट साइन करवाते हैं कि जिसमें वो कहते हैं कि हमारे क्लाइंट से कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, हमारे क्लाइंट से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है, हमारा कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट नहीं है, हमने इसके शेयर्स नहीं लिए हुए, और एक भी चीज़ अगर चेक नहीं हो रही तो उस बंदे को टीम से हटा देते हैं कि नहीं भाई इस बंदे का तो ताल्लुक है। तो सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई करना, और आइडेंटिफाई करते हुए आपने फर्म का जो सिस्टम है और जो उनका सिस्टम है, हो सकता है उनकी तरफ से शिकायत है कि जी आपका एक ट्रेनी हमारे एक मैनेजर के साथ बैठ के कह लगा रहा था, तो पता लगा कि वो बड़े गहरे दोस्त हैं और उससे हमें पता लग जाएगा कि एक थ्रेट है। तो उनका स्ट्रक्चर और कई दफ़ा हमारी फर्म का सिस्टम हमें थ्रेट आइडेंटिफाई करके दे सकता है। जब आइडेंटिफाई होगा तो आपने क्लासीफाई करना है कि वो कौन सा थ्रेट है, सेल्फ इंटरेस्ट है, सेल्फ रिव्यू, एडवोकेसी है, फेमिलियरिटी, इंटिमिडेशन है। एग्जाम्पल्स किताब ने इन सबकी दी हुई है, वो आपके पास एग्जाम्पल्स मौजूद हैं। हम मोटा मोटा डिफरेंस देखते हैं। सेल्फ इंटरेस्ट एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें आपका ज़ाती फ़ायदा है। जब मैं ज़ाती फ़ायदे की बात करूं तो जहन में आपने फाइनेंशियल फ़ायदा सोचना है, आपका अपना फाइनेंशियल फ़ायदा है।
तो कोई भी ऐसी सिचुएशन जिसमें नज़र आ रहा होगा ना कि आपका रुपए पैसे का फ़ायदा है, आपका ज़ाती फ़ायदा है, वो आपका सेल्फ इंटरेस्ट कहलाएगा। ज़्यादातर सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट होता है। सर उसामा फिर उसमें थ्रेट्स की कैटेगरीज बना के आपको सवालों के हिसाब से कैटेगराइज कर देंगे कि किस किस तरह के सवाल को हमने किस तरह से देखना है कि जिसमें हमें सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट ज़रा ज़्यादा फील हो। तो सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट है ऐसा थ्रेट जिससे आपको लग रहा है कि मैं डगमगा जाऊँगा, मुझे कोई फ़ायदा होता नज़र आ रहा है। सेल्फ रिव्यू में क्या होता है, मतलब इससे पहले कि हम एग्जांपल की तरफ जाएं तो यहीं पे ही एग्जांपल देख लेते हैं, फिर सामने स्क्रीन पे नहीं देखेंगे। सेल्फ इंटरेस्ट बहुत सारी एग्जांपल्स हो सकती हैं। क्लाइंट में आपने शेयर्स खरीदे हुए हैं, तो अगर क्लाइंट अच्छा प्रॉफिट दिखाएगा और अच्छा डिविडेंड देगा तो आपको भी फ़ायदा हो जाएगा। क्लाइंट में आपके फादर हैं और फादर की कमाई इसी चीज़ पे है कि वो क्लाइंट में जॉब कर रहे हैं, और अगर आपने ईमानदारी दिखाई और आपके फादर की जॉब चली गई तो आपका अपना फाइनेंशियल सर्कल आउट हो जाएगा। तो इसमें सेल्फ इंटरेस्ट भी आ गया। एक दो और थ्रेड भी हैं लेकिन फिलहाल सेल्फ इंटरेस्ट आ गया। सेल्फ इंटरेस्ट है आपका इनसे कोई बिजनेस रिलेशन है। सेल्फ इंटरेस्ट है क्लाइंट ने आपको जॉब ऑफर कर दी है, क्लाइंट ने आपसे कह दिया है कि तुम्हारे आर्टिकल्स 2-3 महीने के रह गए हैं, तो एक काम करना, ये ऑडिट खत्म हो जाए, तुम अपने आर्टिकल्स खत्म हो, हमारे पास आके नौकरी कर लेना। अब जिसने आपको मुंह पे कह दिया कि हमारे पास नौकरी कर लेना, उसके पास जाके ऑडिटर बन के आप कैसे सख्ती दिखा सकते हैं? क्लाइंट से आपने कोई लोन लिया हुआ है, क्लाइंट के साथ कोई आपका इस तरह का मामला है, या क्लाइंट के कॉलेज में आपने सीए फाइनल की क्लास पढ़नी है। देखा जाए तो सेल्फ इंटरेस्ट है जिससे वो डगमगा सकता है बंदा अगर सेफगार्ड प्रॉपर तरीके से अप्लाई ना किया जाए। तो सम टाइम सेफगार्ड क्लाइंट के सिस्टम में भी होते हैं। तो हमारे सिस्टम में मैंने कहा था भाईजान वो उसकी परवाह मत करो, तुमने ईमानदारी से काम करना है, तुमने सही काम नहीं किया तो तुम्हारी मैंने शिकायत कर देनी है तुम्हारे मैनेजर को। तो क्या होता है कि सम टाइम क्लाइंट का सिस्टम भी मजबूत होता है, वो आपको अच्छे सेफगार्ड दे देता है। सम टाइम आपका सिस्टम ऐसा होता है कि आप उसमें सेफगार्ड लगाते हैं। तो सेल्फ इंटरेस्ट की हमने एग्जांपल्स देखी। सेल्फ रिव्यू, सम टाइम आपके सामने एक ऐसी वर्किंग आती है जो आपने खुद बनाई होती है। आपको कहा जाता है कि आपने फॉर एग्जांपल मुझे एक टास्क मिले, वो टास्क ये हो कि 3 किताबें मार्केट में 3 अलग अलग टीचर्स की, उनको चेक करके बताना है कि उनमें से कौन सी किताब सबसे अच्छी है, और उन 3 किताबों में एक किताब मेरी अपनी किताब भी हो। तो जैसे ही 3 किताबें आएंगी तो मैं एक किताब, तीनों देखी, एक किताब पे मुझे लिखा नज़र आया मेड ईजी, ठीक है, ऑडिटिंग मेड ईजी, मैंने उसको उठा के सबसे पहले ऊपर वाले खाने में रख दिया, ये तो सबसे अजीम है। बाकी 2 को देखते हैं कि इसके करीब पहुँचती है या नहीं पहुँचती। अब अपनी किताब तो खोल के भी नहीं ना देखूंगा, अपने काम में किसको गलती नज़र आती है। सेल्फ रिव्यू इज़ आपको काम करते करते कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जो आपने खुद की है। भाई आप वहाँ पे एम्प्लॉई होते थे और फ़र्ज़ करें आपने 2 महीने पहले वो इदारा छोड़ा और ऐसे जगह पे मैनेजर ऑडिट बन के आ गए हैं, तो आधे अकाउंट तो आपके हाथ के बनाए हुए हैं, आप कैसे कह देंगे गलत हैं? आधी पॉलिसियाँ आपने सजेस्ट की हुई हैं। तो फिर समटाइम आपके बहुत ज़्यादा एक सेल्फ रिव्यू होता है कि आपके सामने वो इन्फॉर्मेशन आती है जो या आपने बनाई होती है या उसमें आपकी मेजर इन्वॉल्वमेंट रही होती है। तो ऐसे में आप उस काम में गलती ढूंढ नहीं पाते, और गलती मिल जाए तो छुपा लेते हैं। अपने काम की गलती क्या किसी को बताएंगे मेरे से ये गलती हुई है? तो सेल्फ रिव्यू की एग्जांपल्स है कि क्लाइंट की तरफ से आपको अकाउंट्स बनाने का टास्क मिला हो और कल को ऑडिट करने का टास्क मिल जाए। सिस्टम आपने डेवलप करके दिया और सिस्टम का ऑडिट आपको मिल जाए। आपने कोई सजेशन दियो किसी पॉलिसी पे, उस पॉलिसी का ऑडिट आपको मिल जाए। आपकी फर्म ने टैक्स रिटर्न बना के दी और ऑडिट करते हुए आपके सामने टैक्स की ऑडिटिंग आए और आप उसके ऊपर बात कर रहे हो, ये सब में सेल्फ रिव्यू आ जाता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि थ्रेड बाय थ्रेड हमारे पास कोई सेफगार्ड नहीं है, ये अलग अलग थ्रेट हैं, उसकी सिचुएशन के हिसाब से आपने फिर उसके सेफगार्ड चूज़ करने होते हैं। तो ये नहीं सोचना कि हर थ्रेट के हमने सेफगार्ड रट्टा मार लेने हैं, क्योंकि एक थ्रेट की अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरह के सेफगार्ड हो सकता है। तो सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई करना है कौन सा थ्रेट है। एडवोकेसी थ्रेट, सम टाइम आप क्लाइंट को इतना प्रमोट करते हैं, आप एक ऑर्गेनाइजेशन में एक सीनियर लेवल पे हैं और आप हर आए दिन फेसबुक पे बार बार पोस्ट करते रहते हैं कि मेरा इदारा सबसे अच्छा, मेरा इदारा सबसे अच्छा। आप जिस पब्लिक फोरम पे जाते हैं, जहाँ जहाँ बैठते हैं, आप अपने इदारे की तारीफ़ ही करते रहते हैं। तो कल को आपका इदारा कुछ गलत करेगा तो भी आपको नज़र नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल एक कंपनी को मैं बहुत ज़्यादा प्रमोट करूं और मैं बार बार कहूँ कि इस कंपनी की तूफ़ानी पॉलिसी है और मुझे उसी का ऑडिट मिल जाए, तो आधी पॉलिसियों को मैं देखूंगा ही नहीं, और जिनको देखूंगा और गलत नज़र आएंगी तो मुझे गलत। ये ऐसे ही है जैसे आप लोगों को मैं कहूँ कि पीटीआई की पॉलिसियों का ऑडिट करें। अभी सेल्फ रिव्यू नहीं है, वो पॉलिसियाँ आपने नहीं बनाई हैं, लेकिन वो पॉलिसियाँ जिन्होंने बनाई हैं आप उनको चाहते हैं, आप उनको प्रमोट करते हैं, आप उनके बारे में फेसबुक पे पोस्टें करते हैं। तो फिर क्या होगा, आप पब्लिकली नहीं मानेंगे कि उन पॉलिसियों में कोई गड़बड़ है, दिल में मान जाएंगे, शर्मिंदा होंगे, अंधेरे में कभी बैठ के ज़रूर सोचेंगे कि मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल में क्या होगा आप नहीं मानेंगे।
तो इंसान अगर किसी को प्रमोट करता है, एडवोकेट करता है, सपोर्ट करता है और पब्लिकली सपोर्ट करता है ना, तो फिर उसकी गलतियां नजर आना भी बंद हो जाती हैं। सेल्फ रिव्यू में मेरे सामने मेरा काम आता है, एडवोकेसी में मेरे सामने किसी ऐसे का काम आता है जिसको मैं सपोर्ट करता हूं, जिसको मैं पब्लिकली सपोर्ट करता हूं। तो नॉर्मली इसकी दो एग्जांपल्स टिपिकली होती हैं कि अगर आपने प्रोस्पेक्टस वगैरह में कहीं किसी क्लाइंट के बारे में ओपिनियन दिया कि हाँ भाई इनके अकाउंट्स अच्छे हैं, तो कल को उसी कंपनी को ऑडिट करेंगे, तो जब आपने पब्लिकली कह दिया है कि इस कंपनी में इन्वेस्ट करना गलत नहीं है, तो फिर उसके बाद आप गलती निकालेंगे ना, तो लोग कहेंगे कि हमारे पैसे लगवा के अब तुम्हें लग रहा है कि इसमें गलती है, तो मुश्किल हो जाता है। अगर आप किसी को एडवोकेट करते रहे हो तो फिर बाद में आप उसके ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते, और लगाएं तो फिर दुनिया उसी तरह से बिहेव करती है जैसे इस वक्त नून लीग के चाहने वाले बिहेव कर रहे हैं। अगर आप किसी को एडवोकेट करते हैं और उसके बाद आप उसके खिलाफ बात करना शुरू कर दें तो मुश्किल हो जाती है, ठीक है। अब आपकी बात में वजन नहीं रहा। पहले आप हमेशा एक तरह की बात करते थे, जी फलाना इदारा बड़ा अच्छा, फलाना लोग बड़े अच्छे, लेकिन अब आपकी बात में वजन खत्म हो गया क्योंकि आप अपने ही ओपिनियन के ऑपोजिट आ गए हैं। तो एडवोकेसी से डर एक बंदे को होता है कि फिर मेरी बात में असर खत्म हो जाएगा। तो नॉर्मली एक बंदा जिस चीज़ को चाहता है, जिस चीज़ को पब्लिकली एडमायर करता है, उसके अगेंस्ट नॉर्मली नहीं आता। ये आप लोगों की हिम्मत है कि आप उसके अगेंस्ट आ जाते हैं। आप में मतलब आपका अक्लो शऊर है, आपके लीडर ने आपको इतना एजुकेट कर दिया है कि आप गलत को गलत कह सकते हैं, सही को सही, बल्कि सॉरी, जिसको लीडर सही कह दे उसको सही कह देते हैं, और जिसको लीडर गलत कह दे उसको गलत कहने का आपको पता है। आप दुश्मन के बच्चों को पढ़ाते हैं। क्रैश कोर्स में बड़ा मज़ा आता है, बच्चे इधर उधर से आए हुए होते हैं तो मुझे जुमला याद आ रहा होता है, हमें दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है। अच्छा, फेमिलियरिटी आप बहुत ही दिल पे लगे एग्जाम्पल को। फेमिलियरिटी इज जान पहचान। अगर आपकी जान पहचान है किसी के साथ, किसी के साथ आपका ताल्लुक है, क्लाइंट में एक बंदा बैठा हुआ है, फॉर एग्जांपल आप क्लाइंट में ऑडिट करने गए और आपको एक फ्रॉड पता लगा, आप बड़े गमो गुस्से से भर के गए, आपने कहा मैं इस बंदे तक पहुंचूंगा। जैसे ही उस बंदे तक पहुंचे उसको देखा तो वो तो आपके चचा थे। अब चचा ने ही फ्रॉड किया हुआ है, क्या करें? अजीब सी सिचुएशन हो गई। चचा से ताल्लुक तो नहीं ख़राब करेंगे, पता है ना क्यों? ठीक है, चचा से ताल्लुक तो नहीं ख़राब कर सकते, चचा पैसों वाले होंगे इसलिए शायद। तो चचा के साथ ताल्लुक भी नहीं ख़राब करना और ईमानदारी भी दिखानी है, तो सिचुएशन फंस गई। तो फेमिलियरिटी इज़ आपका कोई जान पहचान वाला बंदा सामने होता है, दो मसले होते हैं। या तो आप उसको ऑडिट सख्त होकर नहीं कर सकते, आप चचा के सामने उतना ज़ोर से बात नहीं कर सकते जितना किसी भी अननोन XYZ पर्सन के सामने करें। नंबर 2, फिर आप उनको बचाने की कोशिश करेंगे। अभी सेल्फ इंटरेस्ट नहीं है, ये उनका इंटरेस्ट है, लेकिन चूंकि वो आपकी जान पहचान वाले हैं तो आप नहीं चाहते कि वो भी बदनाम हो। तो आप फेमिलियरिटी में आपके किसी बंदे से ऐसा ताल्लुक होता है कि आप नहीं चाहते कि वो दुनिया के सामने एक्सपोज हो, या फिर आपका इतना ताल्लुक होता है कि आप उसकी गलती ढूंढ ही नहीं पाते, या मिल जाए तो आप उस पर को बहुत ज़्यादा बात नहीं करते, या वो बंदा आपको अपनी गलती तक पहुँचने ही नहीं देता। आप उसे कहते हैं इन्फॉर्मेशन चाहिए, कहे भतीजे अब तुम भी आके जो है ऐसे कहोगे, चलो बाकी ऑडिटर कह रहे हैं तुम तो ख्याल करो, तुम्हें नहीं पता। मैं कहा हाँ देखो ऐसा करोगे तो फिर आगे चल के वो जब मैं वो ईद पे तुम्हें ईदी देता हूँ, या पैसों वाला मामला है ना, तो चचा से भी आप ज़्यादा बिगाड़ नहीं सकते। फेमिलियरिटी इस क्लाइंट से, आपका क्लाइंट में कोई बंदा है जिसके साथ आपका रिलेशन है, लॉन्ग टर्म आप एक क्लाइंट के साथ चल रहे हैं, क्लाइंट का पिछले 13 साल से ऑडिट करते आ रहे हैं, और जाते साथ ही आपका मैनेजर और उनका मैनेजर इकट्ठे एक जगह बैठ के कॉफ़ी पीते हैं और हंस के कहते हैं लो जी ऑडिट हो रहा है। लोगों को लग रहा होगा कि वाकई एक ऑडिटर और वाकई एक ऑडिट ही है, तो ऐसा कोई चक्कर नहीं है, हम तो यार दोस्त हैं। तो कई दफ़ा इतनी गहरी दोस्ती हो जाती है कि फिर ऑडिटर का वो ऑरा ख़त्म हो जाता है और फिर आप उस तरह से ऑडिट नहीं कर पाते। इंटिमिडेशन, डर, खौफ, धमकी। अगर आपको लगे कि ये मेरा नुकसान कर देंगे, आप क्लाइंट से जाके कहते हैं जी मैं आपकी ऑडिट रिपोर्ट ख़राब कर दूंगा, उन्होंने कहा मैं आपकी टांगें तोड़ दूंगा। आप क्लाइंट को जाके कह रहे हैं कि जी देखें आपने ऐसा किया तो फिर हमें डर है कि हम ओपिनियन ख़राब देंगे, उन्होंने कहा हमें भी डर है कि हम आइंदा ज़िंदगी में कभी आपको ऑडिट नहीं देंगे। अब उन्होंने कहा ऑडिट नहीं देंगे, ये सेल्फ इंटरेस्ट भी बन गया और इंटिमिडेशन भी बन गया। दिस कैन हैपन कि एक सिचुएशन एक वक्त में कई थ्रेट्स को जनरेट कर रही हो। तो कहने का मतलब ये है कि इंटिमिडेशन में आपको डर खौफ होता है डायरेक्टली, कोई आपको फिजिकल थ्रेट होता है, कोई आपको मॉरल थ्रेट होता है, कोई लीगल थ्रेट होता है। वो कहता है मैं आपको नुकसान पहुंचा दूंगा, मैं आपको ये काम नहीं करने दूंगा, मैं आपको कोई फाइनेंशियल, फिजिकल, मॉरल किसी भी किस्म का नुकसान पहुंचा दूंगा, मैं आप पे लीगल केसेस कर दूंगा, मैं आपको रुसवा कर दूंगा, मैं फेसबुक पे पोस्ट डाल दूंगा, जैसे बच्चे करते हैं।
3 महीने बाद जो है वो जब हम उनसे कहते हैं भाई आपने अर्ली एनरोलमेंट के 2000 दिए थे, ज़रा किबला अगर थोड़ा सा मेहरबानी करके कुछ और पैसे आप दे दें तो अच्छा मैं इंटरनेट पे पोस्ट डाल दूंगा आपके खिलाफ। मैं इंटिमिडेशन, तो क्या होता है कि इंटिमिडेशन इज़ आप धमकाते हैं, आप दूसरे को डराते हैं, आप दूसरे से कहते हैं कि जी मैं तुम्हारे खिलाफ ऐसे कर लूँगा वैसे कर लूँगा। तो इंटिमिडेशन काफ़ी ख़तरनाक है। चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए बाकी चीज़ें आसान है लेकिन इंटिमिडेशन मुश्किल है, क्योंकि इंटिमिडेशन में उसकी ज़ात को फ़र्क पड़ रहा है। भाई वो फर्म जिसको 2 महीने बाद आपने छोड़ के चले जाना है उसके लिए अपनी टांगें तो नहीं ना तोड़वाएंगे। तो नॉर्मली ऐसे में बंदा घबरा जाएगा और वो अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा। सबसे पहले अपने आप को देखेगा ये इंसान की जबिल्लत में मौजूद है। क्लियर? पेपर में अगर सवाल आए तो एक सवाल एक वक्त में हो सकता है कई थ्रेट्स को जनरेट करे, तो आपने ये नहीं सोचना कि मैंने सिर्फ एक ही थ्रेट के अंदर रहना है। अगर एक से ज़्यादा थ्रेट है तो जो सबसे कॉमन थ्रेट नज़र आ रहा है पहले वो बताना है, फिर बाकी थ्रेट्स बताने हैं। तो अगर क्लाइंट छोड़ने का खौफ हो तो वो सेल्फ इंटरेस्ट में भी है, इंटिमिडेशन में भी है। फिर इसी तरह से अगर कोई बंदा वहाँ आपका जान पहचान वाला है और वो अक्सर मशवरे आपसे लेके अकाउंटिंग में काम करता था तो फेमिलियरिटी तो है, सेल्फ रिव्यू थ्रेट भी है। अगर एक बंदा वहाँ पे मौजूद था, अकाउंट्स बनाता था, वो हमारे पास आ गया है तो सेल्फ रिव्यू तो है ही है, इसकी वहाँ दोस्तियाँ भी हैं। तो एक वक्त में एक सिचुएशन ऐसी हो सकती है जिसमें आपके मल्टीपल थ्रेट्स हों। तो मैं अक्सर सोचता था कि क्या कोई ऐसी सिचुएशन भी होगी जिसमें 5 थ्रेट अप्लाई हो। आई के अपने किताब में एक ज़माने में एग्जाम्पल ली थी, उन्होंने ये जब बताया ना कि एक वक्त में एक सिचुएशन कई थ्रेट्स को जनरेट कर सकती है तो उन्होंने एक एग्जांपल दी। वो एग्जांपल ये थी कि आप ऑडिट करने गए और आपको सामने मिले अपने फादर इन लॉ। सेल्फ इंटरेस्ट। फिर फादर इन लॉ ने अक्सर अकाउंटिंग करते हुए शायद आपसे भी बीच में मशवरे लिए हों या आपको कहो कि बेटा ये एक मामला है, ज़रा इसके ऊपर ज़रा मुझे हेल्प कर दो, या और कुछ नहीं तो अपना काम अक्सर आपको फॉरवर्ड कर देते हो कि बेटा तुम भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हो तो थोड़ी हेल्प कर दो। सेल्फ रिव्यू आ गया। एडवोकेसी, आप ऐसे इदारे का बुरा तो नहीं कहेंगे जहाँ आपके फादर इन लॉ है। फेमिलियरिटी, इंटिमिडेशन। तो दिस कैन हैपन। और ये आई के अपने किताब में एग्जांपल दी थी इसलिए मैं कोट कर रहा हूँ कि उन्होंने ये समझाने के लिए कि समटाइम सिचुएशन ऐसी हो सकती है जो मल्टीपल थ्रेट्स को क्रिएट करता है। तो आपने वो थ्रेट जितने भी होंगे वो पेपर में बताने हैं। अब थ्रेट्स के अंदर ये एग्जांपल्स दी हुई हैं, इनको हम तेज़ी से गुजारते हैं। थ्रेट को इवेल्युएट करना है। थ्रेट आइडेंटिफाई करने के बाद आपने इवेल्युएट करना है कि आप उसको एक्सेप्टेबल लेवल पे ला सकते हैं। क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव दोनों तरह के फैक्टर्स देखने हैं। जब भी आपको कोई नई इन्फॉर्मेशन मिले आपने देखना है किस लेवल का थ्रेट है और क्या पिछले सेफगार्ड्स अभी भी वैलिड है। फॉर एग्जांपल आपने सेफगार्ड लगाए हुए थे लेकिन कुछ सिचुएशन और चेंज हो गई, वो बंदा छोड़ गया, एक नया बंदा आ गया, तो आप देखेंगे कि क्या अभी भी वैलिड है और फिर आप उसके मुताबिक चलेंगे। किताब ने यहाँ बहुत अच्छी डिस्कशंस नहीं की। उनका अकाउंटेंट जो है थ्रेट को एड्रेस करेगा कैसे, एक टिपिकल गाइडेंस दे दी, ये वाली गाइडेंस उठा के हम लगा देंगे, फिर हम ज़्यादा एब्सोल्यूट वर्ड्स यूज़ नहीं करेंगे। उन्होंने कहा या तो वो सिचुएशन एलिमिनेट कर दो या सेफगार्ड लगा दो या डिक्लाइन कर दो वो वाला काम। और अगेन ओवरऑल कंक्लूजन में आप जो भी जजमेंट्स वगैरह हैं उसको अच्छी तरह से देखो कि आपने कुछ गलत तो नहीं किया। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का आपने हर वक्त जगाए रखना है, हर वक्त उसके मुताबिक काम करना है। अब यहाँ थोड़ा सा वक्त कम है और थोड़ा सा मुकाबला सख्त है। मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि अगर पेपर में इसका सवाल आए, इसका तकरीबन एक ही पैटर्न का सवाल 90% ऑफ द टाइम आता है। कभी कभार मूड में होते हैं तो थोड़ा सा मुनफरिद सा सवाल दे देते हैं। वो आपको एक सिचुएशन सी देते हैं और कहते हैं बताओ इसमें थ्रेट के और सेफगार्ड्स क्या है। अक्सर वो सिग्निफिकेंस का लफ्ज़ी इस्तेमाल नहीं करते। जब भी पेपर में सवाल आए तो 3 स्टेप्स में उसको आंसर करना है। स्टेप 1 आइडेंटिफाई थ्रेट। अगर वो कहें आइडेंटिफाई थ्रेट तो सिर्फ लिस्ट दे देनी है, सेल्फ इंटरेस्ट, फेमिलियरिटी एंड फलाना, ख़त्म कहानी। एक्सप्लेन नहीं करना। एक्सप्लेन कब करना है? जब क्वेश्चन कहे डिस्कस कैटेगरी ऑफ थ्रेट, एक्सप्लेन द थ्रेट, डिस्कस द थ्रेट। अगर वो कहे ना आइडेंटिफाई थ्रेट, आइडेंटिफाई का मतलब है शनाख्त करो क्या थ्रेट है। अगर 4 से ज़्यादा नंबर हैं और आपको लग रहा है कि ये तो मैंने बड़ा थोड़ा सा लिखा है, तो फिर बेहतर है कि आप थ्रेट के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन कर दें कि यहाँ सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट इसलिए है कि ये बंदा क्लाइंट से लोन लेके बैठा हुआ है और उसको डर ये है कि मेरा ये लोन मुझे वापस ना करना पड़ जाए, इस वजह से ये इंटिमिडेशन भी और सेल्फ इंटरेस्ट भी है। लेकिन हर जगह आपने सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट को या किसी भी थ्रेट को एक्सप्लेन करने नहीं बैठ जाना। सवाल कहे या सवाल के नंबर एक ख़ास लेवल से ज़्यादा हों। मैं भी एक सारे बता के फिर सवाल ले लेता हूँ। ये बात समझ आई?
सेकेंड स्टेप, नॉर्मली नॉट रिक्वायर्ड एट कैफ लेवल, जज्बाती होकर नहीं लिखना शुरू कर देना कि सिग्निफिकेंट है या नहीं। सवाल को एक्सप्रेसली देखना है, अगर सवाल ने खास तौर पे कहा है सिग्निफिकेंस बताओ तो बतानी है। सिग्निफिकेंस का तरीका नहीं बताया, मैंने आपको बताया, आप देखें रिलेशन कितना करीबी है, अमाउंट्स कितनी बड़ी हैं, वो बंदा किस लेवल पे है, तो इन चीज़ों को देखने से आपको पता लगेगा कि सिग्निफिकेंट है या नहीं। फिर देंगे सेफगार्ड्स। सेफगार्ड देते हुए ना एक टिपिकल गाइडेंस है जो तकरीबन 90% ऑफ द केसेस में चल जाएगी। आप स्टेप बाय स्टेप 4 लेवल्स पे आए। सबसे पहले वो रिलेशनशिप, इंटरेस्ट या फेवर जो आपको मिल रही है वो डिसकंटिन्यू करने की कोशिश करें। हमारी टीम में सीनियर के शेयर्स हैं कंपनी में, तो पहली कोशिश ये होगी वो शेयर डिस्पोज ऑफ कर दें। क्लाइंट से बिजनेस रिलेशन है, डिस्पोज ऑफ कर दें। क्लाइंट के होटल में जाके ठहरते हैं, ठहरना छोड़ दें। क्लाइंट से क्लासें लेते हैं, क्लासें लेना छोड़ दें। स्टेप 1 वो रिलेशन, वो इंटरेस्ट ख़त्म कर दिया जाए। स्टेप 2, अगर वो रिलेशन, इंटरेस्ट खत्म नहीं हो सकता, फॉर एग्जांपल क्लाइंट में आपके फादर हैं, फादर से ताल्लुक तो नहीं छोड़ा जा सकता, और फादर को फिर छोड़ दें, चचा को कैसे छोड़ेंगे? तो अगर तो वो थ्रेट खत्म हो सकता है, अगर वो रिलेशन खत्म हो सकता है आपस में, तो उस मुद्दे को ही खत्म कर दें जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रहा है। तो आपने सवाल देखना है कि सवाल में किस वजह से प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाए तो सबसे बेस्ट है। नहीं हो सकती, फिर उस बंदे को टीम से निकालता है। जो बंदा टीम में मौजूद है, जिसका प्रॉब्लम है, वो टीम में नहीं होगा, तो फिर उससे ओवरऑल टीम हमारी बेहतर हो जाएगी। अगर उसको टीम से निकाल भी नहीं सकते हो, मैनेजर, ऑडिटर, उसका बहुत अच्छा तजर्बा उस तरह के क्लाइंट पे, उसे निकालेंगे तो ऑडिट अच्छा नहीं होगा। तो फिर तीसरा काम करें कि इंडिपेंडेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट को उसका काम रिव्यू करने पर लगा दें। उसने जो काम किया उसका काम का रिव्यू किसी और बंदे से जो हमारी टीम का मेंबर नहीं है, इंडिपेंडेंट हमारी फर्म का चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसको कहें कि आप इस बंदे के काम को देखें। अगर ये तीनों काम करने से भी आपको लगता है कि थ्रेट को हम सिग्निफिकेंस से नीचे नहीं गिरा सकेंगे, एक्सेप्टेबल लेवल पे नहीं ला सकेंगे, तो फिर आपको क्या करना है? तो पेपर में कोई भी सवाल आए, आप स्टेप बाय स्टेप ये चारों चीज़ें सोच सकते हैं। अगर पहली एप्लीकेबल नहीं है तो दूसरे स्टेप से शुरू कर दें, पहली एप्लीकेबल है तो पहले से शुरू कर दें। मोस्ट ऑफ द टाइम नंबर अगर थोड़े से ज़्यादा हैं और आपको दिल कर रहा है कि नहीं मैंने ऊपर 2 लाइनें लिखी हैं, नीचे इतने 4 लाइनें लिखी हैं, अभी भी पेट नहीं भरा सवाल का, तो आपके पास 2 इजाफी सेफगार्ड ऐसे हैं जो ऐसे टोटकट सेफगार्ड हैं जो हमेशा इस्तेमाल हो सकते हैं। वो हैं, उनके बड़ों को बता दो, अपने बड़ों को बता दो। डिस्कस दिट एट अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ दोस्ता विद गवर्नेंस और डिस्कस दिस विद अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ हमारी फर्म। तो अगर आप अपने बड़ों और उनके बड़ों को बता दें तो इससे भी आपने काफ़ी हद तक एक अच्छा सेफगार्ड अप्लाई करने की कोशिश कर ली। तो कोड ऑफ एथिक्स का सवाल वो वाहिद सवाल है लॉजिकल सवालों में जो सबसे आसान होता है करना। पेपर में मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि जब आप पेपर में पहुँचें और सीधे सीधे सवाल कर चुके हों तो ढूंढना है कोड ऑफ एथिक्स का सवाल। 90% चांस है कि वो इस फ्रेमवर्क के मुताबिक होगा। कभी कभी बहुत मूड में होते हैं तो थोड़ा डिफरेंट तरीके से पूछ लेते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ये फ्रेमवर्क आपका चल जाता है। स्टेप बाय स्टेप आप ये करेंगे तो आपको ना कोई लिस्ट याद करने की ज़रूरत है ना कुछ और। आप इसी के मुताबिक 6 या 4 लाइन आइटम्स या 3 इधर से और 2 इधर से आप लिख सकते हैं। और हो सकता है ऊपर ही 3 नंबर का सवाल हो, ऊपर आपने 3 थ्रेड बता दिए, नीचे 4 सेफगार्ड बता दिए, फिर ये 2 लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। ये इजाफी सेफगार्ड है। अगर आपका दिल कर रहा हो सवाल में मज़ीद मसाला ऐड करने का तो ये 2 लिख दें। तो अगर एक 4 नंबर के सवाल के लिए आपने थ्रेड बता दिए सही से और फिर 6 सेफगार्ड लिख दिए तो आपको एक अच्छे नंबर्स मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। कहानी यहाँ से आगे सर उसामा कंटिन्यू करेंगे जिसमें वो बताएंगे कि फिर सवाल को किस तरह से देखना है कि वो एक जेनेरिक टाइप का सवाल है या एक स्पेशल किस्म का सवाल है जिसको वो किया जाए। तो वक्त कम है, मैं सवाल ले लेता हूँ लेकिन वो छुट्टी देने के बाद, ताकि आप लोग फिर निकल के और 10 मिनट तक नमाज के बाद फारिग होके और फिर आ सकें। तो चैप्टर 13 1, 2 और 13 का एक अलग पोर्शन है और चैप्टर 13 से तकरीबन 90% ऑफ द टाइम एक लॉजिकल सवाल आता है और इसी पैटर्न का होता है कि एक सिचुएशन दे देते हैं और आपको कुछ थ्रेट्स बताने होते हैं, कुछ सेफगार्ड। कोशिश करें कि आज अगर आपकी कोई मजबूरी भी और आप जल्दी जाने का भी सोच रहे हैं तो आज का जो पास पेपर सेशन है वो ज़रूर अटेंड कर लें, क्योंकि ये बड़ा मज़े का सवाल होता है और ये अच्छे नंबर दे देता है 90% ऑफ द टाइम्स। तो आप उसको ज़रूर अटेंड करें। तो ठीक है, क्लास ख़त्म हो गई। जिनका सवाल है वो बाद में पूछ लें, लेकिन आप लोग कम से कम छुट्टी पे जा सकें। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा। और सवाल वाले भाई जो हैं एक आध वो अगर आ जाएँ, मैं उनके सवाल को जवाब